अब हमारे पास EOQ के बाद एक नया टॉपिक है वेरियस स्टॉक लेवल्स। EOQ में हमने पता लगाया कि हमें कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहिए, लेकिन उसे कब परचेज करें, ये कब परचेज करें, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जैसे आपके घर पर आटा आता है, तो आटा कब आता है? जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब, या फिर ख़त्म होने से पहले। रात को अगर 10-11 बजे खाना बनाते हुए आटा एकदम ख़त्म हो गया तो घर पर उस समय क्या बिना खाना खाए सोना पड़ेगा या ब्रेड से काम चलाना पड़ेगा? तो ये काम हो सकता है आप घर पे काम चला लें, लेकिन बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और रॉ मटेरियल वहाँ पर ख़त्म हो गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस दिन काम ना हो, बंद कर दें। रॉ मटेरियल हो सकता है लाने में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लगे। तो हमें अलग अलग टाइप के स्टॉक लेवल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा कि हमें कब ऑर्डर करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है कितना ऑर्डर करना है, लेकिन रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा कब ऑर्डर करेंगे। हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक रिड्यूस होते होते कितना हो जाए कि हम ऑर्डर कर दें। मिनिमम स्टॉक लेवल ये हमें बताएगा हमारे पास कभी भी किसी भी सिचुएशन में कम से कम कितना माल रहता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें बताएगा कि कभी भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक मैक्सिमम कितना है अगर ये पता चल जाए तो हमें उसके लिए जगह छोड़ना आसान रहेगा। जैसे हमारे पास स्टोर्स में अलग अलग तरीके का मटेरियल है, हमारे पास 100 टाइप्स का मटेरियल रखा हुआ है, तो हमें हर मटेरियल के लिए कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो उसे रखेंगे हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो। अगर हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल देख लिया कि मैक्सिमम इस प्रोडक्ट का इतना स्टॉक रहेगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो उसके लिए हम उतना जगह छोड़ देंगे और बाकी के लिए फिर हम सही समय का सही जगह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर कभी साल में किसी भी समय मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा स्टॉक होगा किसी प्रोडक्ट का, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये हमने ओवर परचेज कर रखा है। एवरेज स्टॉक लेवल का कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना स्टॉक होता है। जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने के बाद जब टोटल कॉस्ट निकालते थे तो उसके अंदर हमारा लास्ट था टोटल कैरिंग कॉस्ट। उस टोटल कैरिंग कॉस्ट में हमने एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन करी थी, तो एवरेज स्टॉक की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और एक है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है कि हमारा स्टॉक इस लेवल पर आ गया है कि अब अगर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए तो उस सिचुएशन में हमारे पास माल ख़त्म हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो अलग अलग टाइप के स्टॉक लेवल की रिक्वायरमेंट है। इन सब से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो आइए इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। स्टॉक लेवल्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर कीपर का कि वो बताए कि हमें कब ज़रूरत है स्टोर की। स्टॉक लेवल कुछ अलग अलग हैं स्टोर कीपर के माइंड में जो हमेशा रहते हैं। उनमें से सबसे पहला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, और इसको हम रीऑर्डर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको रीऑर्डर लेवल भी बोल सकते हैं, रीऑर्डर पॉइंट भी बोल सकते हैं। रीऑर्डर लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के बीच में कहीं होगा। व्हेन स्टॉक ऑफ मटेरियल रीचेज दिस पॉइंट, जैसे ही माल हमारा कम होते होते, जैसे हमने माल परचेज किया उसके बाद इशू होता रहेगा, जैसे जैसे इशू होता रहेगा हम उसको मेंटेन करते रहेंगे स्टॉक का कि इस समय हमारे पास कितना स्टॉक है। कम होते होते जैसे ही वो इस रीऑर्डर लेवल पर आएगा, स्टोर कीपर इनिशिएट करेगा एक्शन कि परचेज किया जाए। स्टोर कीपर बताएगा परचेज मैनेजर को कि भैया ये माल खत्म होने वाला है। आजकल तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो जैसे ही हम कंप्यूटर में इशू की एंट्री बनाएंगे और अगर वो रीऑर्डर लेवल पर आ जाएगा तो एक फ्लैश हो जाएगा मैसेज और एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि ये माल खत्म होने वाला है, आप इसको ऑर्डर कर दीजिए। कितना ऑर्डर करेंगे वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने कंप्यूट किया था। The reorder level is slightly more than the minimum stock level to guard against abnormal usage.
हम लोग नॉर्मल यूसेज का तो हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर कुछ हाई डिमांड हो गया और एबनॉर्मल यूसेज हो गया तो उसके लिए भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा रीऑर्डर लेवल रखते हैं। एबनॉर्मल डिले इन सप्लाई, अगर हो सकता है हमने ऑर्डर किया 10 दिन में माल आ जाता है, 10 की बजाय 12, 15, 20 दिन लग गए, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रीऑर्डर लेवल कहाँ पर हम उसे फिक्स करें? रीऑर्डर लेवल का मतलब उस लेवल पर आते ही हम ऑर्डर कर देंगे, तो ये क्या सेट करें? यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मूला, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी मेन दो चीज़ें यूज़ होंगी, इंफॉर्मेशन यूज़ होगी। एक तो ये यूसेज और एक टाइम। यूसेज किस चीज़ का? जब हम हमारा स्टॉक लेवल रिड्यूस होते होते रीऑर्डर पॉइंट पर आ जाएगा। सपोज ये ग्राफ है, ये रीऑर्डर पॉइंट है, ये स्टॉक लेवल जैसे रिड्यूस होते होते रीऑर्डर पॉइंट पर आएगा, हम यहाँ ऑर्डर कर देंगे। तो ये जो यूसेज हो रहा है, ये यूसेज रीऑर्डर पॉइंट पर ऑर्डर करने के बाद भी तो यूसेज होता रहेगा। और कब तक? टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है कि आप ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद ऐसा तो नहीं है अभी ऑर्डर करा और एकदम आपके पास आ गया, ऐसा अजम्पशन थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर रिसीव करने के बीच में जो टाइम लगेगा वो हमारा लीड टाइम, प्रोक्योरमेंट टाइम होता है। ये टाइम फिक्स्ड नहीं हो सकता है, कभी कम समय लगेगा, कभी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें एक होता है मिनिमम टाइम, कम से कम कितना टाइम लगेगा। एक होता है मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। और एक होता है नॉर्मल टाइम या एवरेज टाइम, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा। सपोज कोई माल जनरली हमारा 10 डेज में आ जाता है, मैक्सिमम उसे 15 डेज लग जाते। एक बार जल्दी से जल्दी वो 3 दिन में आ गया था, सॉरी, मिनिमम टाइम उसका है 3 डेज और मैक्सिमम टाइम है उसका 15 डेज। तो एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज और मिनिमम 3 डेज। तो ये 3 टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। यहाँ यूसेज की बात करें तो रीऑर्डर पॉइंट पर यूज होते वो जीरो ना हो जाए। हमें रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट ऐसा क्रिएट करना है कि वो किसी भी सिचुएशन में जीरो को टच ना करे। तो ये कब पॉसिबल है? यूसेज भी हमारा 3 टाइप का होगा। एक होगा एवरेज या नॉर्मल यूसेज, एक होगा मिनिमम यूसेज, एक होगा मैक्सिमम यूसेज। सपोज हम जो यूसेज करते हैं पर डे बेसिस पर, एवरेज नॉर्मली 100 यूनिट्स यूज होती है पर डे, कम से कम 80 यूनिट्स तो होती ही होती है, और कभी कभी मैक्सिमम हो तो 150 यूनिट्स भी यूज हो जाती हैं। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल है, मैक्सिमम यूसेज, एवरेज या नॉर्मल यूसेज और मिनिमम यूसेज। 3 टाइम अवेलेबल है, मिनिमम टाइम, एवरेज टाइम, मैक्सिमम टाइम। तो इन सब का यूज़ कैसे करें? अगर हम रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड करते हुए ये सोचें कि मैक्सिमम यूज़ होगा और मैक्सिमम टाइम लगेगा माल आने में, तो किसी भी सिचुएशन में हमारा ऑर्डर करने के बाद और माल आने तक कभी भी हमारा माल खत्म नहीं हो पाएगा। रीज़न, हमने पहले से ही मैक्सिमम टाइम ले लिया। भैया जितना मैक्सिमम टाइम लगता है वो हमने कंसीडर कर लिया, और मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो भी कंसीडर कर लिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने ऑर्डर किया, मैक्सिमम टाइम लगे और मैक्सिमम यूज़ हो भी जाए तो भी खत्म नहीं होगा। और ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑर्डर किया और मैक्सिमम यूसेज से भी ज़्यादा यूज़ हो और मैक्सिमम टाइम से भी ज़्यादा लगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए रीऑर्डर लेवल हम ऐसा सेट करेंगे, ऑर्डर करा, माल आने के बीच में यूज़ होता रहेगा और कभी भी माल खत्म नहीं होगा।
ठीक है, तो ये रीऑर्डर लेवल सेट होगा। यहाँ पर लिखा है और। अब और का क्या मतलब है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि हम मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम टाइम पीरियड डिलीवरी का वो सेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम उसको सेट कर ही नहीं सकते। आपके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिकली जाकर तो इसे सेट करना नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम, तो आप इस फॉर्मूला को लगा देंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको ये फॉर्मूला नंबर 1 है। नंबर 1 मीन्स ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल सीधी बात करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाए, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम यूसेज नहीं दिया, मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, तो क्या करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, भैया मैक्सिमम टाइम नहीं पता, तो मैक्सिमम टाइम नहीं पता तो एवरेज टाइम लगा लो। मैक्सिमम यूसेज नहीं पता, मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं पता है, तो एवरेज कंजम्पशन तो पता ही होगा, नॉर्मल कंजम्पशन। तो अगर हमें मैक्सिमम का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो एवरेज हमेशा हमें पता होगा कि एवरेज कंजम्पशन कितना होगा, एवरेज टाइम कितना लगेगा, ये हमें हमेशा पता होगा, हमेशा। तो एवरेज कंजम्पशन भी पता है, एवरेज टाइम भी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक रिस्क है। क्या रिस्क है, एवरेज यूसेज से ज़्यादा यूज हो गया तो माल खत्म हो जाएगा, एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया तो भी माल खत्म हो जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम इसमें एक सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक। सेफ्टी पर्पस के लिए ऑन एन एवरेज इतना यूज होता है, लेकिन इससे ज्यादा यूज हो गया तो हम इसको सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी पर्पस के लिए इतना स्टॉक और ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमारा माल खत्म नहीं होगा ऑर्डर करने के बाद। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 तभी यूज करेंगे जब हम फेल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 को लगाने के लिए। इसको इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 22, मिनिमम यूसेज 5 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 15 यूनिट्स पर वीक और नॉर्मल यूसेज 10 यूनिट्स पर वीक। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल यूसेज है वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 है। मैंने अभी एग्जाम्पल में जानबूझकर इसे ऐसा फिगर नहीं लिया था कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज हमेशा ही, मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज ही होता है नॉर्मल। इसे हम एवरेज भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज नहीं दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल, एवरेज, नॉर्मल या एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सब कुछ दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये फॉर्मूला फिट होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से नॉर्मल या एवरेज यूसेज निकाल सकते हैं। सेम अप्लाई होता है रीऑर्डर पीरियड पर, टाइम पीरियड पर। 3 to 5 वीक, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। लेकिन यहां पर एवरेज नहीं दिया, तो यहां पर हम नॉर्मल या एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम अपॉन 2, 4 वीक्स। तो 4 हफ्ते लगेंगे एवरेज, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और टाइम पीरियड के साथ साथ यूसेज भी हमें दे रखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी लिखा है, EOQ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है EOQ ना हो, हमारा जो माल खरीदना है वो खरीदना है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा 60 यूनिट्स है, इमरजेंसी पीरियड है 2 वीक, और यहाँ पर हमें पूछा है वेरियस स्टॉक लेवल। अभी तक हमने एक ही स्टॉक लेवल सीखा है और उसका नाम है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। उसका फॉर्मूला लगाते, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने सीखा, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज क्या है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम यूसेज 15 यूनिट पर वीक।
तो टाइम भी वीक में होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम 5 वीक्स। तो 15 यूनिट यूज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5 वीक ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो हमने 75 यूनिट्स को सेट कर दिया रीऑर्डर लेवल। जैसे ये मटेरियल 75 यूनिट्स पर आएगा, हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। क्या ऑर्डर करने के बाद और ऑर्डर मिलने तक कभी भी माल खत्म होगा? आंसर है नो। क्यों? यूसेज 15 यूनिट से ज़्यादा हो नहीं सकता है, टाइम 5 वीक से ज़्यादा लगेगा नहीं। हमने दोनों ही हाई लेवल की आइटम्स को कंसीडर किया है। तो आप 75 यूनिट्स पर ऑर्डर करिए, माल आएगा कितना? 60 यूनिट्स, क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी 60 है, लेकिन माल पीछे से कभी भी खत्म नहीं होगा। उम्मीद है रीऑर्डर लेवल आपको समझ में आ गया होगा। रीऑर्डर लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल ये एक ऐसा लेवल है जो लोअर लिमिट है, मतलब हमारे पास इससे कम माल नहीं होना चाहिए। एक ग्राफ की हेल्प से अगेन इसे समझते हैं। ये ग्राफ है और ये वेरियस टाइम पीरियड है और ये हमारा स्टॉक लेवल है। तो स्टॉक लेवल हमारा ये मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है। तो हमने, और ये हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। सपोज रीऑर्डर लेवल पर आकर हमने ऑर्डर किया, माल कम हो रहा है, तो एकदम माल रिसीव हो जाएगा। माल रिसीव हो गया, माल रिसीव होते ही बढ़ गया, फिर मैक्सिमम से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, माल कम हो रहा है। यहाँ पर आकर क्या करेंगे आप? ऑर्डर कर देंगे, लेकिन ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, माल कम होगा, फिर कम होते होते हो सकता है वो मिनिमम को टच हो जाए, लेकिन फिर माल आ जाएगा, फिर ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं रीऑर्डर लेवल होता है, लेकिन अब हमें मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल कहाँ से आएगा? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था रीऑर्डर लेवल का। क्या था? सेकंड फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का सेकंड फॉर्मूला क्या था? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। इस फॉर्मूले में मिनिमम स्टॉक लेवल आ रहा है, तो अगर मैं यहीं से मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। तो यही फॉर्मूला लिखा है, देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। तो इसका मतलब आपको रीऑर्डर लेवल का जो सेकंड फॉर्मूला है उसी से ही मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। अगर रीऑर्डर लेवल आपने गलत कैलकुलेट कर लिया तो ये भी आंसर हमारा सही नहीं आएगा। चलिए वापस क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, और इस क्वेश्चन में अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला था बताइए मुझे याद नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल 75, एवरेज यूसेज क्या है? ये रहा 10 यूनिट्स। एवरेज टाइम 3 से 5 के बीच में नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया 4 वीक्स। तो 75 माइनस 40 इज 35 यूनिट्स। तो मैक्सिमम यूसेज मिनिमम यूसेज अलग है, मैक्सिमम स्टॉक और मिनिमम स्टॉक लेवल अलग है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल है जो हमारे पास कभी भी स्टॉक का लेवल होता है, और यूसेज जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं या वीकली बेसिस पर।
75 यूनिट्स हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया है और अभी अभी हमने 35 यूनिट्स मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट किया है। तो ये दो लेवल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। उसे कैसे कैलकुलेट करें, ये रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब ऐसा स्टॉक लेवल जो कभी भी हमारे पास मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो माल हमारे पास मैक्सिमम कब होता है? जब हम स्टॉक को रिसीव करते हैं। और कितना स्टॉक रिसीव करते हैं? जो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो जब हमें रीऑर्डर क्वांटिटी रिसीव होगा उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। इससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं होगा। जैसे किसी को सैलरी मिलती है तो जिस दिन उसे सैलरी मिली उससे ज़्यादा उसके पास पैसा कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी जिस दिन मिलेगी उससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक कभी भी नहीं होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी माल कब मिलेगा? जब हम ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर कब करेंगे? जब हम रीऑर्डर लेवल पर आएंगे, रीऑर्डर पॉइंट पर आएंगे। इसका मतलब अगर रीऑर्डर पॉइंट आपने सही कैलकुलेट नहीं किया है तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल भी गड़बड़ हो जाएगा और मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी गलत हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल पर आप ऑर्डर करेंगे, आपको रीऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी और इस दौरान आप यूसेज करेंगे। हमें चाहिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब होगा? जब यूज कम से कम हो। तो हम माइनस करेंगे जो इस दौरान यूज कर रहे हैं। यूसेज होगा मिनिमम और जल्दी से जल्दी माल आ जाए, क्योंकि हमारा यूज कम से कम होगा तभी हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। तो मिनिमम यूज हो और मिनिमम टाइम में हमारे पास माल आ जाए। ये लेस वाली फिगर है, ये कम से कम होनी चाहिए, ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आप अच्छे से देखिए और हम क्वेश्चन नंबर 22 में से अप्लाई करते हैं। मुझे बताइए क्या फॉर्मूला है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताइए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑर्डर करेंगे कब? रीऑर्डर लेवल पर। माल आएगा रीऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन इस दौरान हमारा माल यूज़ होगा वो माइनस हो जाएगा। ये कम से कम होना चाहिए यूज़, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल चाहिए और मिनिमम टाइम में भी आना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया तो माल यूज़ हो जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं आएगा। तो रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर करेंगे, माल आएगा, इस दौरान कम से कम यूज़ होगा, वही हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। रीऑर्डर इस क्वेश्चन में 75 है। मिनिमम यूसेज कितना है? 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स मिनिमम यूसेज है। मिनिमम टाइम क्या है? 3 वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी 60 यूनिट्स। तो 75 माइनस 15 प्लस 60 इज 120 यूनिट्स। तो हमारे पास मैक्सिमम की भी किसी भी सिचुएशन में 120 यूनिट्स स्टॉक होगा। तो ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल 120 यूनिट्स आ गया। तो मैक्सिमम स्टॉक 120 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक 35 यूनिट्स और रीऑर्डर लेवल 75 यूनिट्स, जो इन दोनों के बीच में कहीं होता है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं होगा। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल, ये एवरेज स्टॉक हमें बताता है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना माल रहता है। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हाफ कर दीजिए तो आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। अगर किसी वजह से क्वेश्चन में मिनिमम तो दिया है लेकिन मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया तो ये फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा। तो हमें और मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। या तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया नहीं है या दिया है, लेकिन मतलब या तो दिया नहीं है या कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल दूसरा फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है?
एक तो जो मिनिमम स्टॉक है वो हमारे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। देखें, मिनिमम स्टॉक लेवल हमारे पास रहेगा ही रहेगा। देखिए ये है मिनिमम स्टॉक, ये तो हमेशा रहता है ना हमारे पास। देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये तो था ही हमेशा हमारे पास। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा माल था, और कितना ज़्यादा था, जब ऑर्डर आया ज़्यादा था, फिर कम होता चला जा रहा है। तो इसका एवरेज, तो हम लोगों ने जब पिछली बार टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे थे वहाँ पर भी कैरिंग कॉस्ट के लिए हमने माना था ऑर्डर क्वांटिटी जो था, ऑर्डर साइज़ का आधा माल हमारे पास हमेशा रहता है। लेकिन वहाँ पर मिनिमम स्टॉक नहीं था, क्योंकि वहाँ एजम्पशन थी कि हम अपने पास स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं, जिस दिन माल खत्म होता है उसी दिन ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ जो स्टॉक मेंटेन करते हैं वो ऐड कर दिया, और वहाँ पर एजम्पशन हमारी क्या थी, ऑर्डर साइज अपॉन 2। तो ऑर्डर साइज अपॉन 2 प्लस मिनिमम स्टॉक, ये एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला है। अब आपको कौन सा अप्लाई करना है, आपको बताइए, 1 या 2? कुछ सोच रहे हैं 1, ज़्यादातर सोच रहे हैं 1, क्योंकि 1 का मतलब पहले ही अप्लाई करना है वो। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों लगाने हैं। एग्जाम में आपको दोनों फॉर्मूला से आंसर देना है। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग अलग आंसर आएंगे दोनों से। कहीं सोचें कि एक गलत हो गया, डिफरेंट आंसर आएंगे दोनों फार्मूला से, लेकिन आपको दोनों फार्मूला लगाने हैं। एग्जाम 1 मिनट भी नहीं लगेगा फार्मूला लगाने में। लेकिन अगर आपने एक भी नहीं लगाया और अगर आंसर कट गया, आपके मार्क्स कट गए, तो वो आपके लिए डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, दोनों ही फार्मूला को यूज़ करना है। चलिए करते हैं दोनों फार्मूला यूज़। हमें करना है एवरेज स्टॉक लेवल। फॉर्मूला 1 कहता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल अलग है और मिनिमम यूसेज अलग है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मिनिमम यूसेज कितना माल यूज हो रहा है, मिनिमम स्टॉक कितना माल रखा हुआ है हमारे पास। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है हमारा, हमने जो कैलकुलेट किया है 35 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल 120 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 155 डिवाइड बाय 2, 77.5 यूनिट्स हमारे पास आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। और अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं, सेकेंड फॉर्मूला, और सेकेंड फॉर्मूला क्या था, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल है 35, मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी है 60 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 65 यूनिट्स। दोनों से आंसर डिफरेंट आया है, लेकिन आपको ये दोनों ही निकालने। रीऑर्डर लेवल निकालना आ गया, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आपने देख ही लिया है, एक और है और उसका नाम है डेंजर लेवल। नाम से लग रहा है भैया डेंजर है, डेंजर का क्या मतलब हुआ? डेंजर लेवल का मतलब है माल कम होता चला जा रहा है। रीऑर्डर लेवल आ गया, आपने माल ऑर्डर नहीं किया, किसी वजह से कम होता चला गया। मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया, आपने ऑर्डर नहीं किया। तो डेंजर लेवल ये लेवल है कि कह रहे हैं कि भैया अब है डेंजर। अब भी सिचुएशन लेकिन ऐसी है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, माल टाइम में आ जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर डेंजर लेवल पर भी आप नहीं सुधरे तो माल खत्म होना तय है। जैसे एग्जाम पास में 4 महीना बचा है, सर 4 महीना बचा है तो पास कहाँ है? मेरे हिसाब से आप पास में, आपके हिसाब से नहीं है। तो ये रीऑर्डर लेवल आ गया। 3 महीना बचा है, मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। आप अभी अरे बहुत टाइम है, अब बचा है 2 महीना 1 महीना, यह है डेंजर लेवल। अब भी सो रहे हो तो पेपर से 1 दिन पहले जागोगे भैया। तो डेंजर लेवल है कि आखिरी मौका है। दिस इज जनरली फिक्स्ड बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे है। नॉर्मल स्टॉक शुड नॉट बी बिलो। नॉर्मली हमारा माल नहीं होना चाहिए कम मिनिमम स्टॉक लेवल से, लेकिन
अगर डेंजर लेवल कभी भी टच हो गया तो अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है माल लेने के लिए, वरना स्टॉक आउट हो जाएगा, माल खत्म हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इमरजेंसी पीरियड। आपने ऑर्डर किया, आप दिल्ली में हैं, ऑर्डर किया मुंबई से दिल्ली माल आने में लगेंगे 15 दिन, ठीक है। लेकिन ये 15 दिन तब है जब आप नॉर्मल परचेज करते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो वो माल 10 दिन में भी आ जाएगा, तो वो इमरजेंसी टाइम पीरियड है। और एवरेज कंजम्पशन लेंगे इसको, तो ये हमारा डेंजर लेवल है। जैसे एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है तो आप रोजाना 2 घंटा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास में होता है तो 10-15 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो वो डेंजर लेवल आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करा देता है। तो यहाँ आ गया हमारा डेंजर लेवल। क्या फॉर्मूला है? इमरजेंसी टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूसेज, या एवरेज यूसेज इनटू इमरजेंसी टाइम। इमरजेंसी टाइम दिया हुआ 2 वीक्स, एवरेज यूसेज है आपका, एवरेज यूसेज है 10 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स आते ही ये आपका डेंजर लेवल हो जाएगा। तो 65 यूनिट्स या 77.5 यूनिट्स आपका एवरेज था, और डेंजर लेवल आया आपका ये डेंजर लेवल कितना? 20 यूनिट्स। तो आपको माल कब खरीदना था? यहाँ पर सोते रहे, माल इतना हो गया तो भी सो रहे हो, इतना हो गया तो भी सो रहे हो, तो माल खत्म हो जाएगा, फिर जागना जब कस्टमर वापस जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के स्टॉक लेवल हैं। आपको चाहिए कि इन सब के फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लें, और नोट करने के बाद में बार बार उसे पढ़ें, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23, मटेरियल ए यूज़ कर रहे हैं पी लिमिटेड, और इनके पास प्रोडक्ट एक्स है जो इनका फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो मटेरियल ए है। रिलेवेंट मंथली डाटा हमारे पास अवेलेबल है। नॉर्मल यूसेज 150, मिनिमम यूसेज और मैक्सिमम यूसेज। तो ये तीनों टाइप का यूसेज हमें दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रीऑर्डर पीरियड, टाइम पीरियड हमें एवरेज नहीं दिया है। मिनिमम दिया है 3, मैक्सिमम दिया है 4, तो एवरेज हमें निकालना पड़ेगा, 3.5 हो जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। करना शुरू करते हैं, मुझे जल्दी से बताइए, और आप भी क्वेश्चन कॉपी पर साथ साथ करिए, मेरे से आगे आगे करिएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेक कर सकते हैं। मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज 250, मैक्सिमम टाइम 4, तो 1000 यूनिट्स आपका रीऑर्डर लेवल आ गया, ठीक है। और नंबर बी पर क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल है 1000, एवरेज यूसेज है 150, एवरेज टाइम 3.5, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस 150 इंटू 3.5, तो 475 यूनिट्स। सी मैक्सिमम स्टॉक लेवल
मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या आएगा? रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज हमें दिया हुआ है 100, मिनिमम टाइम 3, रीऑर्डर क्वांटिटी 900। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 300 प्लस 900, 1600 यूनिट्स। डी निकालते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है हमारा? 475, मैक्सिमम 1600, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा 1038 यूनिट्स। पॉइंट्स में तो राउंड ऑफ कर दिया 1037.5 को, आप वो भी लिख सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला था हमारे पास, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल है 475, रीऑर्डर क्वांटिटी 900, इसको हाफ कर देंगे, 475 प्लस 450 925 यूनिट्स। तो उम्मीद है आपको ये अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। यहाँ पर हमें केवल 3 ही बात पूछी गई है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। सप्लाई पीरियड 5 से 15 डेज है, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ी एवरेज टाइम की तो 515 का एवरेज 10 डेज हो जाएगा। इन दोनों को 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 अगर ज़रूरत पड़ी। मिनिमम यूसेज 10 है, मैक्सिमम यूसेज 20 है, तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन बता रखा है डेली बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर ईयरली कंजम्पशन हमें 5000 बता रखा है। तो 5000 यूनिट्स अगर हमें ईयरली कंजम्पशन बता रखा है तो इसका क्या यूज़ आएगा देख लेते हैं अभी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, कुछ याद आया? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ यूज़ होती थी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, याद है? फॉर्मूला भूल गए? 2UP/S अंडर रूट। परचेज प्राइस 100, ये P है। स्टोरेज कॉस्ट ये S है। हमसे पूछा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में ये सब क्यों है? चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, हम तो सबसे पहले निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज दिया है, हाँ जी दिया है 20 यूनिट्स पर डे। मैक्सिमम टाइम दिया, हाँ जी 15 डेज। तो हमारे पास 300 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। सेकंड पार्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल 300 अभी हमने निकाला, मिनिमम यूसेज 10, मिनिमम टाइम 5 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अरे भैया रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हमें सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि हम EOQ निकाल सके।
इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये एज्यूम करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ईओक्यू का फॉर्मूला लगाकर ईओक्यू की कंपटीशन कर लेते हैं। तो टू यू एनुअल यूसेज एनुअल यूसेज एनुअल यूसेज एनुअल यूसेज एनुअल यूसेज एनुअल यूसेज 5000, P 20, S 5% of unit price is 100 का 5% 5 रुपीज़ अंडर रूट EOQ आ जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आ गया 200 यूनिट्स विच इज़ इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करा। अब हमें रीऑर्डर लेवल भी पता, मिनिमम यूसेज सब इंफॉर्मेशन आ गई। तो हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लेते हैं विच इज़ 450 यूनिट्स। नाउ मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल क्या था जल्दी से बताइए। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल 300 यूनिट्स, एवरेज यूसेज 10 मिनिमम है, 20 हमारा मैक्सिमम है, तो एवरेज हो गया 15। एवरेज टाइम 10। 300 माइनस 150 इज 150 यूनिट्स। सो ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर EOQ निकालना पड़ा हमें। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। मिनिमम स्टॉक लेवल 5000 है, एवरेज स्टॉक लेवल 10,000 है, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना। अगर हमें मिनिमम स्टॉक, एवरेज स्टॉक और रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है तो इसका रिलेशनशिप एक ही फॉर्मूला में था। कौन सा था वो? एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। एवरेज स्टॉक लेवल 10,000 दिया हुआ है, मिनिमम स्टॉक लेवल 5,000 है, रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा है, निकाल लेते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 5,000 इंटू 2 10,000 यूनिट्स। तो 25 क्वेश्चन में हमें केवल ये कैलकुलेट करना था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एवरेज कंजम्पशन ऑफ कोल इन ए फैक्ट्री इज 5 टन पर डे। एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 9 टन, मिनिमम स्टॉक लेवल भी दिया हुआ है। अभी तक तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। एवरेज यूसेज 5 टन पर डे, मैक्सिमम यूसेज 9 टन पर डे, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम यूसेज नहीं है ये, मिनिमम स्टॉक लेवल है 45 टन। EOQ 208 टन्स, ये भी हो गया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द सप्लाई वुड टेक 8 to 10 days। मिनिमम टाइम 8 days, मैक्सिमम टाइम 10 days, एवरेज टाइम 9 days। इमरजेंसी डेंजर लेवल के लिए होगा 4 days। फाइंड आउट डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री।
सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। 9 इंटू 10 90 यूनिट्स मीन्स 90 टन्स। तो 90 टन्स हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल, ये क्वेश्चन में हमें दिया ही हुआ है 45 टन्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल 90, मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज दिया है और मैक्सिमम यूसेज दिया है, लेकिन मिनिमम यूसेज नहीं दिया। कोई बात नहीं, कंप्यूट कर लेते हैं। एवरेज यूसेज इज इक्वल टू मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाय 2। एवरेज यूसेज इज 5, मिनिमम दिया नहीं है, मैक्सिमम यूसेज इज 9 अपॉन 2, 5 इंटू 2 10 माइनस 9 इज इक्वल टू मिनिमम यूसेज मीन्स 1। तो 1 यूनिट पर डे इज मिनिमम यूसेज। मिनिमम टाइम is 8 days. Reorder quantity is 208 tons. तो 90 minus 8 plus 208 is 290 tons. तो 290 टन्स हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल इज 45, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 290 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 290 अपॉन 2 167.5। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, एवरेज का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल 45 दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी 208 अपॉन 2 प्लस 45 149 यूनिट्स हमारे पास एवरेज यूनिट्स आ गया। और अब हमारे पास लास्ट है एक डेंजर लेवल। डेंजर लेवल के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, क्या है? डेंजर लेवल इमरजेंसी टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूसेज। इमरजेंसी टाइम हमें दिया है 4 days और एवरेज यूसेज हमारा है, एवरेज यूसेज 5 टन। तो डेंजर लेवल हो गया 20 टन्स। तो 20 टन्स हमारा डेंजर लेवल हो गया। और इन सब इंफॉर्मेशन से हमने कैलकुलेशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27। मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशल प्लान की, कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। मंथली डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, पी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। ये क्या है? अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अगर अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इसको
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3600 यूनिट्स हमारा यू हो जाएगा, एनुअल यूसेज, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि आगे जाकर इस क्वेश्चन में कुछ और आने वाला है। नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक, 50 यूनिट्स पर वीक मैक्सिमम यूसेज है, मिनिमम यूसेज है, रीऑर्डर पीरियड है। सर ये कुछ भी नहीं आया, आप करिए क्वेश्चन, ईओ क्यू निकालते हैं क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ। ऐसा करना इस क्वेश्चन में डेंजरस हो जाएगा। रीज़न बीइंग, बहुत सारी बुक्स में मुझे हैरानी होती है, उन्होंने ये कर रखा है U 3600 ले रखा है, लेकिन ये 3600 U नहीं है इस क्वेश्चन में, ये नहीं है। रीज़न ये कि यहाँ पर लिखा है मंथली डिमांड 300, डिमांड के हिसाब से ज़रूरी नहीं है हम यूसेज करें, हमें एनुअल यूसेज चाहिए, और यूसेज हमें दे रखा है 50 यूनिट्स पर वीक, और 1 ईयर में 52 वीक्स होती हैं। अगर हम 50 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2600 यूनिट्स। तो डिमांड है 3000 की, लेकिन हम यूज़ तो 2600 ही कर रहे हैं, तो फॉर्मूला में डिमांड नहीं है, रिक्वायरमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है। तो अगर आपने इसे 3600 से लेकर कर दिया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर एनुअल यूसेज क्या है 2600। तो EOQ निकालते हुए हमें जो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर 2 इंटू यू क्या है 2600। बहुत सारी बुक्स में आपको ये U 3600 मिलेगा, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। P है 115, S है 15, सो आपका EOQ आ गया 200 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो 200 यूनिट्स EOQ आ गया। फॉर्मूला लगाना इस क्वेश्चन में यही था, और कोई टेंशन की बात नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया हमने 200 यूनिट्स। नंबर 2 रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला बोलिए, मैं तभी लिखूंगा, बोलिए। हाँ जी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज क्या है 75। अब आप देखेंगे कि मुझे फॉर्मूला याद है, मैं फिर भी बार बार लिख रहा हूँ, और आप जब करते हैं तो आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने की आदत डालिए, हमेशा लिखा करिए। मैक्सिमम यूसेज 75, मैक्सिमम टाइम 6, तो 75 इंटू 6 450 यूनिट्स हमारे पास आ गया रीऑर्डर लेवल। थर्ड क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल 450, एवरेज यूसेज 50 यूनिट्स, एवरेज टाइम 46 का एवरेज 5, सो 450 माइनस 250 200 यूनिट्स हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल 450 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज 25, मिनिमम टाइम 4, रीऑर्डर क्वांटिटी 200, सो ये हो गया 550 यूनिट्स। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल 550 यूनिट्स हो गया, एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2, मिनिमम स्टॉक लेवल 200, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 550 अपॉन 2 375। ऑल्टरनेट फार्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2, मिनिमम स्टॉक लेवल 200
रीऑर्डर क्वांटिटी 200 तो 300 आ जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल भी आ गया, मैक्सिमम आ गया, सारे आंसर हमारे आ गए। क्वेश्चन नंबर 28, फिक्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स को फिक्स करना है। ऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट 12 यूनिट्स, यूजुअल टाइम 2 वीक्स मीन्स 12 वर्किंग डेज। यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 वीक इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। इसका एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है 12 यूनिट्स, एक दिन में 12 यूनिट चाहिए, तो 1 वीक में कितने यूनिट चाहिए, 6 दिन है और 12 यूनिट के हिसाब से 72 यूनिट्स। तो 1 वीक में 72 एवरेज रिक्वायरमेंट है, एवरेज यूसेज है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इन द मंथ ऑफ 4 वीक इज 400। 4 वीक इक्वल टू 400, 1 वीक इक्वल टू 100। ये आ गया हमारा मैक्सिमम यूसेज। एवरेज यूसेज 72 यूनिट्स, मैक्सिमम यूसेज 100 यूनिट्स। मिनिमम यूसेज इस टाइम पीरियड में 200 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 वीक इक्वल टू 200, 1 वीक इक्वल टू 50 यूनिट्स। यह है मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज 50, मैक्सिमम यूसेज 100, एवरेज यूसेज 72। सीधा नहीं दिया था। EOQ 20 डजन, 240 यूनिट्स, इमरजेंसी टाइम 3 डेज। हमें निकालना है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल पता है क्या, नहीं, तो हमें रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज हमारा है 100, मैक्सिमम यूसेज है 1 वीक का 100, और मैक्सिमम टाइम है हमारे पास, मैक्सिमम टाइम तो नहीं दिया भैया हमें, तो एवरेज टाइम दिया है और मैक्सिमम यूसेज दिया है, मिनिमम यूसेज दिया है भैया, मैक्सिमम टाइम तो नहीं दिया हमें। तो ये तो हमारे पास मिसिंग है। मैक्सिमम यूसेज तो है, मैक्सिमम यूसेज तो है 100, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं दिया हमें। दूसरा फॉर्मूला लगाएं, अगर वो लग जाए तो। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यूसेज है, मिनिमम स्टॉक नहीं है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा कि मिनिमम स्टॉक कितना है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम यूसेज मैक्सिमम टाइम चाहिए, वो भी नहीं दिया हमें, तो ये तो हम फंस गए। कोई सा भी नहीं लगाएंगे क्या, ऐसा तो नहीं है।
अब हमें जब दोनों ही नहीं दिए तो सेकंड तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल तो है ही नहीं। मिनिमम यूसेज है, मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं है, तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि मैक्सिमम यूसेज तो है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं है। अगर टाइम मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम सेम ही टाइम है, क्योंकि हर बार हमारा यूजुअल टाइम 2 वीक्स है, तो इसका मतलब हर बार हमारा माल 2 हफ्ते में आ जाता है। तो मिनिमम टाइम भी यही है, मैक्सिमम टाइम भी यही है और एवरेज भी यही है। तो मैक्सिमम टाइम क्या हो गया 2 वीक्स, और ये हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल 200 यूनिट्स। होता है कभी कभी कि हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं है, मैक्सिमम टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, एवरेज ही है हमारे पास, तो एवरेज ही मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। तो रीऑर्डर लेवल आ गया 200 यूनिट्स। मिनिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज हमें पता है, मिनिमम यूसेज 50 पर वीक। मिनिमम टाइम, अगेन मिनिमम टाइम हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने बात करी थी मिनिमम टाइम भी वही है और मैक्सिमम टाइम भी वही है, सब कुछ वही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, मिनिमम टाइम भी वही लेना पड़ेगा जो हमने मैक्सिमम के लिए लिया था, 2 वीक्स। रीऑर्डर क्वांटिटी 240, तो 340 हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम के बाद, मैक्सिमम के बाद हमें मिनिमम स्टॉक लेवल चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या लगेगा मिनिमम स्टॉक के लिए? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल इज 200 यूनिट्स, एवरेज usage is 72 units, average time is 2, so 200 minus 144 is 56 units. नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल निकाल चुके हैं, डेंजर लेवल, इमरजेंसी टाइम इनटू एवरेज यूसेज। इमरजेंसी टाइम है 3 days, एवरेज यूसेज है 72 पर वीक और ये डेज हैं, तो डेली यूसेज हमारा है 36 यूनिट्स। तो हमारे पास डेंजर लेवल भी आ गया। और अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमम स्टॉक निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो हमें ये तो पता ही है बिना रीऑर्डर लेवल के कोई काम नहीं चलेगा, तो सबसे पहले हमें रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी 2500, मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 5 वीक। अब मुझे आप बताइए मिनिमम स्टॉक लेवल यूनिट्स में होता है या टाइम में? ये तो टाइम में दिया है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं जो हम नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल यूसेज करते हैं 5 वीक में, नॉर्मल यूसेज ऑफ मटेरियल इन 5 वीक्स। इसका मतलब ये है, अगर हम कहें कि गाजियाबाद से दिल्ली 1 घंटा दूर है, इसका मतलब क्या है 1 घंटा में हम जो ट्रेवल करते हैं, क्योंकि 1 घंटा हम जब भी कोई डिस्टेंस नापते हैं तो वो किलोमीटर्स में नापते हैं। तो यहाँ पर हमें मिनिमम स्टॉक लेवल दिया 5 वीक। इसका 5 वीक का मतलब क्या है कि हमारा जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो 5 वीक की एवरेज कंजम्पशन के इक्वल है। एवरेज डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम स्टॉक अलाउड बाय मैनेजमेंट 20 वीक। ये मैनेजमेंट ने मैक्सिमम स्टॉक अलाउ करा है, जरूरी नहीं है मैक्सिमम स्टॉक कितना ही हो। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे हमें मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है 5 वीक तो ये भी 20 वीक का नॉर्मल कंजम्पशन है, नहीं। ये
अलाउ है मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम अलाउड है उसके अंदर ही होना चाहिए, इसका मतलब ये है। कमेंट कर देंगे अगर इससे ज़्यादा होगा तो। एवरेज कंजम्पशन पर वीक 250, ये हुआ ना काम हमारा, 250 यूनिट्स एवरेज है, तो यहाँ से हम 5 वीक का मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लें एज गिवन इन क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। कंजम्पशन 5 वीक्स में जो होती है नॉर्मल कंजम्पशन 250, तो 1250 यूनिट्स हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। ये इस क्वेश्चन में जैसा दिया था वो लगा दिया हमने। सेकेंड, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज नहीं दिया, मैक्सिमम टाइम नहीं दिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। मिनिमम स्टॉक पता है हमें 1250, एवरेज यूसेज दिया है 250, एवरेज टाइम भी दिया है 4 वीक। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन आ गया जहाँ पर हमें सेकंड फॉर्मूला हम बहुत आराम से लगा पा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2250 यूनिट्स। थर्ड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया है 2250 यूनिट्स। मिनिमम यूसेज, मिनिमम कंजम्पशन इन 4 वीक इज 800, तो 1 वीक में मिनिमम यूसेज हो गया 200। मिनिमम टाइम नहीं दिया, मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, एवरेज टाइम दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन की जैसे ही अगर मिनिमम टाइम भी नहीं है, मैक्सिमम टाइम भी नहीं है, तो एवरेज भी वही है, मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है। तो यहाँ पर हमारा 4 वीक मिनिमम टाइम हो गया। रीऑर्डर क्वांटिटी 2500 यूनिट्स, तो ये हमारा हो गया 2250 माइनस 1000 प्लस 3750, तो 3950। टू 50 प्लस, अच्छा 800 है ये, तो माइनस 800 प्लस 2500, 3950। मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी आ गया। ये तीनों स्टॉक लेवल निकालने थे इसमें। अब ट्रिकी क्वेश्चंस आ चुके हैं जहाँ पर सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, थोड़ा, अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। एक कंपनी है, 3 रॉ मटेरियल है। अभी तक हमारे हर क्वेश्चन में एक ही रॉ मटेरियल था और यहाँ पर हमारे पास 3 रॉ मटेरियल है, ए बी सी। यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजी में, किलोग्राम्स में। एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में कितना रॉ मटेरियल लगता है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, इनका टाइम पीरियड, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, और रीऑर्डर लेवल भी दिया हुआ है ए और बी का, और सी का मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है। वीकली प्रोडक्शन 175 से 225 है। ये किस चीज़ का प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन है फिनिश्ड गुड्स का, और जितना फिनिश्ड गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल लगेगा वो यूसेज रिक्वायरमेंट होगा। एवरेज 200। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटी? मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए का मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं। ए के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा? रीऑर्डर लेवल माइनस
एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल हमें दिया हुआ है 8000 kg। एवरेज यूसेज है 10 किलोग्राम पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, और जो फिनिश गुड्स हैं वो हैं 200 यूनिट्स। इसका मतलब हम लोग 200 यूनिट्स फिनिश गुड्स की बनाएंगे, उसमें 10 kg यूज़ करेंगे, तो ऑन एन एवरेज 2000 kg हमारा यूज़ होगा पर वीक मटेरियल ए, और आने में टाइम लगेगा 2 वीक्स। तो 8000 माइनस 4000 इज 4000 kg। तो 4000 kg हमारा ए आंसर आ गया, स्टॉक मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। सेकंड हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल बी का रीऑर्डर लेवल 4750 माइनस मिनिमम यूसेज, ये यूसेज है 3 kg पर फिनिश गुड्स और मिनिमम आउटपुट होता है 175, तो 175 इंटू 3 ये मिनिमम यूसेज हो जाएगा। मिनिमम टाइम 3 वीक का है, रीऑर्डर क्वांटिटी 5000 है, तो 4750 माइनस 175 इंटू 3 इंटू 3 1575 प्लस 5000, 4750 माइनस 1575 प्लस 5000 इज 8175 यूनिट्स किलोग्राम्स। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 8175 किलोग्राम्स। थर्ड रिक्वायरमेंट है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज सी का यूसेज है 5 kg और मैक्सिमम हमारी 225 है, तो 225 इंटू 5 और मैक्सिमम टाइम इसका है 4, 225 इंटू 5 इंटू 4 4500 kg। तो आपके मन में आ सकता है कि सर यहाँ तो हमें मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है, तो इसका तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही आंसर यही होगा, उसे लगा सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है। फोर्थ पॉइंट में पूछा है हमसे एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, दो ऑप्शन है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। तो हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल तो ए का है, हमने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम नहीं है वो निकालना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है वो लग सकता है, वो लगा देते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक लेवल हमने निकाला 4000, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, 9000 kg। तो हमें क्वेश्चन में अगर हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट करना पड़ेगा दूसरे वाले के लिए, तो ज़्यादा सही और क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट ये है
सॉल्यूशन में दूसरा भी दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 था, जिसके अंदर 3 टाइप के रॉ मटेरियल थे, हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31, इतनी देर के बाद भी इतना छोटा क्वेश्चन आया है तो ये हो सकता है थोड़ा सा खतरनाक हो। रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, ROQ, एवरेज यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, एवरेज यूसेज दिया हुआ है 50 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो टाइम दिया हुआ है 4 वीक मिनिमम, यूसेज दिया हुआ है एवरेज 50, ये भी वीक्स है और ये भी पर वीक है। मैक्सिमम यूसेज 75, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज टाइम 5 वीक्स, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल 400। अब सवाल आता है कि एवरेज स्टॉक लेवल क्यों दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक लेवल और हमसे पूछा है रीऑर्डर क्वांटिटी। एवरेज स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में क्या रीऑर्डर क्वांटिटी आता है? बिल्कुल आता है। अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 कर दें तो रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा है। अगर हमें मिनिमम स्टॉक लेवल पता चल जाए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल दिया है क्या? नहीं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझदारी से बनाया गया, पूछी केवल एक चीज़ है लेकिन उसके लिए सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। चलिए रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज है 75, मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा मिनिमम 4, एवरेज 5, तो मैक्सिमम 6। तो 75 इंटू 6 450 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। इस रीऑर्डर लेवल को यहाँ पर लगा देते हैं 450। एवरेज यूसेज है 50, एवरेज टाइम इज 5, 450 माइनस 250 इज 200। मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। अब इस फॉर्मूला में लगा देते हैं 400 इक्वल टू 200 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। सो रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इज 200, 400 माइनस 200 और रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 200 इंटू 2 400। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी कितना आएगा वो हमने निकाल लिया। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 400 यूनिट्स। इसमें हमारे पास एक और ऑल्टरनेट फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक का, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। अगर आप उससे करेंगे तो आंसर अलग आएगा, वो भी ठीक है। अगर आप उससे करना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन में वो भी दिया है, आप उससे चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। स्टॉक आउट एक नया कॉन्सेप्ट है। स्टॉक आउट का मतलब हमारे पास कस्टमर आया लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो वो कस्टमर वापस चला जाएगा और जब वापस जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी उसके साथ चला जाएगा। तो जब भी कस्टमर वापस जा रहा है तो हमें दिखाई देता है हमारा प्रॉफिट वापस जा रहा है। तो कस्टमर वापस ना जाए इसके लिए हमें अपने पास स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने स्टॉक अपने पास ज़्यादा मेंटेन किया तो उस पर कुछ खर्चा आएगा। पता चला
कस्टमर वापस चला जाए, उसमें कम प्रॉफिट का नुकसान हुआ लेकिन स्टॉक रखने में ज़्यादा नुकसान हो गया, तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक आउट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। ये क्वेश्चन आपको वो सारी कन्फ्यूज़न दूर करा देगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसके अंदर हमसे ए पार्ट में पूछा है आर यू दिया है, कॉस्ट पर यूनिट अदर देन कैरिंग एंड ऑर्डरिंग, परचेज प्राइस दिया है, कैरिंग कॉस्ट 15% एस दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पी दिया है, सिंपल फार्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा। ईओ क्यू पूछा है हमसे 2UP अपॉन एस अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर बेस्ड होता है स्टोरेज कॉस्ट अंडर रूट। तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्टॉक आउट कैसे समझना है, जो बी पार्ट से बिलोंग करता है। हमारा मेन ध्यान फोकस इसमें क्वेश्चन में बी पॉइंट है। क्योंकि ये स्टॉक आउट का क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें बता रखा है स्टॉक आउट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट एक्सपीरियंस बताएगा हमें फर्म का कि आउट ऑफ स्टॉक कैसे कैसे हो सकता है। कि 2 बार ऐसा होगा कि हमें 500 यूनिट की ज़रूरत थी लेकिन नहीं थी, या कस्टमर आएगा 500 यूनिट हमें रिक्वायरमेंट है, या तो उसको माल देने के लिए या यूज़ करने के लिए, हमारे पास नहीं है। 4 बार 400 यूनिट के लिए कस्टमर वापस जा रहा है, 6 बार 250 यूनिट के लिए, 8 बार 100 यूनिट के लिए, 20 बार 50 यूनिट के लिए, 160 बार कस्टमर वापस नहीं जा रहा है क्योंकि वो हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे जितना सामान चाहिए हम उतना सामान उसको दे रहे हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर यूनिट। इसका मतलब अगर कस्टमर वापस गया तो हमें 40 रुपये पर यूनिट का लॉस हो जाएगा, लेकिन हमें 1 यूनिट को रखने में कितने का लॉस होता है? 1 यूनिट को रखने में हमें 2 रुपये का कॉस्ट आता है, खर्चा आता है। हमें बताना लगाना है ऑप्टिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक का क्या रखें कि हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो, प्रॉफिट हो। देखिए, हम अगर 500 यूनिट का स्टॉक अपने पास मेंटेन करना शुरू कर दें तो कोई भी कस्टमर हमारे पास से वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 यूनिट मैक्सिमम लेवल है जिस पर कस्टमर वापस जा रहा है 2 बार। अगर हमने 500 यूनिट मेंटेन कर लिया सेफ्टी स्टॉक तो हमारे पास से कस्टमर एक बार भी वापस नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सेफ्टी स्टॉक को 0 कर दिया तो हमेशा ही सारे कस्टमर वापस जाएंगे, 160 लोग। ये सारी सिचुएशन को हम समझते हैं एक टेबल के थ्रू, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर वापस जाएगा 500 की डिमांड के लिए। टोटल अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल हमारे पास 200 आता है। 200 बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास कस्टमर आ रहा है लेकिन उस 200 में से 2 बार वापस जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास कस्टमर 500 यूनिट के लिए आए और जाए 2/200, दैट इज 0.01, 4/200 0.02, 6/200 0.03, 8/200 0.04, 20/200 0.10। तो ये सिचुएशंस है हमारे पास, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। और हम अगर इस 0 स्टॉक मेंटेन करें तो 160 कस्टमर हमारे पास से चले जाएंगे, 80% लोग वापस चले जाएंगे अगर हम अपने पास स्टॉक रखेंगे ही नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अलग अलग क्वेश्चन में हमें बता रखा है कितना स्टॉक रख के लिए हमारे पास कस्टमर जाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या होती है, कस्टमर हमारे पास से वापस क्यों जा रहा है। अगर हम सपोज सेफ्टी स्टॉक 500 यूनिट्स रख लें तो क्या कस्टमर वापस जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक उतना है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो स्टॉक आउट होगा क्या? नहीं होगा, 0 यूनिट्स, तो स्टॉक आउट होगा नहीं। तो स्टॉक आउट क्योंकि नहीं होगा तो स्टॉक आउट की कॉस्ट आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टॉक आउट की कॉस्ट भी नहीं आएगी, स्टॉक आउट की कॉस्ट भी नहीं आएगी। और नेक्स्ट लेवल से बता देता हूँ, फिर इसको भी फिल कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज सेफ्टी स्टॉक आप 400 यूनिट्स रखते हैं अपने पास, तो क्या होगा? अगर 50 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी काम हो जाएगा, 100 की है तो भी 250, तो भी 400। लेकिन अगर 500 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आती है तो आपके पास कितनी यूनिट्स कम पड़ेंगी? 100 यूनिट्स। और एक यूनिट पर स्टॉक आउट का खर्चा 40 रुपीज़ है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 100 इंटू 40, 4000 रुपीज़ की स्टॉक आउट की कॉस्ट होगी। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? नहीं। ये कब होगा? आपके पास ये होगा केवल 1% केस में, प्रोबेबिलिटी है 0.01। तो आपके पास केवल एक बार ऐसा होगा 100 में से कि कस्टमर आएगा और आपसे कहेगा मुझे 500 यूनिट चाहिए, और आप कहेंगे हमारे पास तो 400 यूनिट है, वो 400 यूनिट ले जाएगा, 100 यूनिट कम पड़ेंगी और हर यूनिट पे 40 के हिसाब से 4000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो आपके पास जो अल्टीमेटली लॉस बैठेगा वो बैठेगा 4000 रुपीज़ पर 0.01 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 40 रुपये की कॉस्ट। तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास 500 यूनिट का स्टॉक मेंटेन होगा तो आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक है 400, तो 100 यूनिट्स के लिए कस्टमर 100 में से एक बार जाएगा, जिसका ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड कॉस्ट 40 रुपीज़ आएगा। प्रोबेबिलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि अगर 4000 लॉस होने के चांसेस 1% है, तो हम कहते हैं 4000 लॉस होने के चांस 1% है, तो हम उसे फाइनली बोलते हैं कि 40 का ही लॉस होगा, 4000 इंटू 1%। अब हमारा नेक्स्ट लेवल है, अगर हम 250 सेफ्टी स्टॉक रखें, 250 यूनिट्स, तो क्या होगा? सबसे पहले अगर हमारे पास जो 500 के लिए ऑर्डर आएगा तो हम उसे 250 दे पाएंगे, तो हमारे पास स्टॉक आउट हो जाएगा 250। स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 40, 10,000। और ऐसा कितनी बार होगा कि आपके पास 500 के लिए आएगा, 0.01 प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें कितना लॉस हो जाएगा? 10,000 इंटू 0.01, 10,000 इंटू 0.01, 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा इस सिचुएशन में आपको। और क्या होगा? अगर कोई 400 की डिमांड लेकर आएगा तो 400 की डिमांड में आप उसे 250 दे पाएंगे, तो 150 यूनिट्स कम पड़ जाएंगी। 150 यूनिट्स पर आपको 40 के हिसाब से 6000 रुपये का लॉस होगा। और ऐसा तब होगा जब आपके पास 0.02 प्रोबेबिलिटी है, 100 में से 2 बार लोग ऐसा करेंगे, तो इसका मतलब 6000 इंटू 0.02 आपको 120 रुपीज़ का लॉस होगा। और इस सिचुएशन में टोटल 220 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने अपने पास में ये लॉस किस चीज़ का है? स्टॉक आउट कॉस्ट, कि अगर माल कम पड़ गया तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको माल अपने पास रखना भी तो पड़ेगा। अगर आप उसको माल को रखेंगे तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी तो होगी। कैरिंग कॉस्ट 500 यूनिट रखिए, एक यूनिट को रखने का खर्चा 2 रुपये का है, तो इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट को रखने का खर्चा क्या हो गया आपका? 2 रुपये का। 500 इंटू 2, 1000। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किस चीज की? टोटल कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, इस कॉस्ट को दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट तो 0 होएगी अगर आपका 500 यूनिट है, और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1000। टोटल मिलाकर आपकी
जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 1000। इस सिचुएशन में 0 + 1000 = 1000। टोटल कॉस्ट 1000 हो गई। दोबारा से बताता हूँ, अगर आपका सेफ्टी स्टॉक 500 है तो स्टॉक आउट कॉस्ट 0, क्योंकि कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा, लेकिन उसे रखने का खर्चा आएगा आपका 500 यूनिट को अपने पास में रखने का खर्चा क्या आएगा आपका 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1000, तो टोटल कॉस्ट आपकी 1000 आएगी। अगर आप 400 यूनिट्स को मेंटेन करेंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 40 आ रही है, क्योंकि आपके पास 500 यूनिट के लिए जब कस्टमर आएगा तभी वापस जाएगा। ऐसा केवल 1% केस में होगा। स्टॉक आउट कॉस्ट 4000 है, लेकिन 1% की वजह से 40 इफेक्टिव बैठेगी, और इसकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी 400 × 2 800। तो 40 रुपीज़ स्टॉक आउट कॉस्ट, 800 कैरिंग कॉस्ट, तो 40 + 800 इफेक्टिव कॉस्ट 840 आ गई। तो इसका मतलब 400 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा बेहतर है इन कंपेयर टू 500, क्योंकि 500 में आपकी टोटल कॉस्ट 1000 आएगी और 400 में 840 आएगी। अगर हम स्टॉक रखते हैं 250, तो 250 के केस में क्या होगा, आपको एक बार जब 500 के लिए ऑर्डर आएगा तो आपको 250 शॉर्ट पड़ेगा, उस पर 40 के हिसाब से शॉर्टेज पड़ेगी, उस पर आपको 100 रुपीज़ का नेट स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा। अगर ऑर्डर आया 500 का, तो 250 कम पड़ रहे हैं, और ऑर्डर आया आपके पास 400 का, तो आपके पास 150 यूनिट कम पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट 6000, 2% केस में तो 120। और ये हमारा सेफ्टी स्टॉक 250 का है, तो 250 स्टॉक को मेंटेन करने में आपको 500 रुपये का एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो 220 रुपीज़ की स्टॉक आउट कॉस्ट, 500 की स्टॉक मेंटेन कैरिंग कॉस्ट, टोटल मिलाकर 770। ये तो और भी अच्छा है, टोटल कॉस्ट 720, तो ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी 840 से भी कम कॉस्ट हो गई। अब हम और नेक्स्ट लेवल देखते हैं। अगर हमारा सेफ्टी स्टॉक 100 रखें तो क्या होगा। सेफ्टी स्टॉक 100 रखा आपने, इन केस आप सेफ्टी स्टॉक 100 रखते हैं तो 500 की जैसी डिमांड आएगी तो आपको 400 यूनिट पर लॉस हो जाएगा, स्टॉक आउट 400 यूनिट का हो जाएगा, है ना। और डिमांड कितनी है 500 की, तो आपको 400 का लॉस हो जाएगा। डिमांड 400 की होगी तो आपको 300 का लॉस हो जाएगा। डिमांड अगर 250 की होगी तो आपको 150 का स्टॉक आउट हो जाएगा। 400 के स्टॉक आउट पर आपको 16,000 का लॉस होगा। 300 के स्टॉक आउट पर आपको 12,000 का लॉस होगा, और 150 के स्टॉक आउट पर आपको 6,000 का लॉस होगा। लेकिन ऐसा केस 1%, 2% और 3% केस में होगा। तो इफ़ेक्टिव इस पर लॉस आपको 16,000 × 0.01 160, 12,000 × 0.02 240, और 6,000 × 0.03 180। तो टोटल जो लॉस होगा 160, 240 और 180। आपको 580 का टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट होगा, और मेंटेन करने का एक्सपेंस 200, तो 580 + 200 780। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा प्रीवियस ऑप्शन से ज़्यादा कॉस्ट आ गई हमारी। तो अब तक में सबसे बेहतर स्टॉक 250 आ रहा है। नेक्स्ट लेवल हमारा 50 का है। अगर हम 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं 50 का, तो कस्टमर सबसे पहले 500 के लिए आएगा तो 450 कम हो जाएगा। 450 पर हमें लॉस हो जाएगा 18,000 का, ऐसा 0.01 टाइम्स होगा, तो 18,000 पर 180 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा हमें। फिर अगर वो 400 की डिमांड लेकर आया है तो 350 हमारे पास शॉर्ट पड़ जाएंगे। 350 पर हमें 14,000 का लॉस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है, तो ये 280 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास
अगर वो डिमांड 250 की लेकर आएगा तो हमारे पास 200 शॉर्ट पड़ जाएंगे। 200 पर हमें 8000 के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, तो 240 का लॉस हो जाएगा। और अगर वो ऑर्डर लेकर आया हमारे पास 100 का, तो हमारे पास 50 की शॉर्टेज आएगी। 50 × 40 2000, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04, तो 2000 × 0.04 80 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो टोटल लॉस हमें 180, 280, 240 और 80, 780 रुपीज़ का हमारे को टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी। और स्टॉक मेंटेन करने का एक्सपेंस 100 आएगा, तो 780 + 100 टोटल कॉस्ट 880। ये भी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, बेहतर नहीं हुई, ये तो वर्स्ट होती चली जा रही है। अब लास्ट केस है कि अगर हम स्टॉक मेंटेन ही ना करें, अगर हम अपने पास स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे पास से कस्टमर तो हमेशा ही वापस जाएगा। तो अगर हमारा स्टॉक 0 होगा तो 500 यूनिट्स के लिए ऑर्डर आएगा तो 500 वापस, 400 के लिए आएगा तो 400, 250, 100 और 50, हमेशा ही कस्टमर वापस चला जाएगा। और 500 यूनिट्स पर हमें स्टॉक आउट कॉस्ट जो आएगी 40 के हिसाब से आएगी। 20,000 ऐसा 0.01 टाइम होगा, तो इसका मतलब 200 का लॉस। 400 × 40 16,000, इसका मतलब इसमें हमारी 0.02 प्रोबेबिलिटी है और इसमें हमें 320 का लॉस हो जाएगा। फिर वो 250 के लिए वापस जाएगा, 10,000 का लॉस, 0.03 प्रोबेबिलिटी है, 300 का लॉस हो जाएगा। 100 के लिए ऑर्डर आएगा तो 4,000, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 है, तो 160 रुपीज़ हो जाएगा। 50 के लिए आएगा तो 2,000 का लॉस, और इसकी प्रोबेबिलिटी 50 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की थी 10%, तो कस्टमर जब वापस जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 2000 × 10% 200 का लॉस हो जाएगा। और 0 अगर डिमांड होगी तो उसमें हमें कोई लॉस ही नहीं है। टोटल 200 + 320 + 300 + 160 + 200, हमें 1180 रुपीज़ की स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी। और मेंटेन हम 0 कर रहे हैं तो टोटल हमारी 1180 की कॉस्ट आ जाएगी। तो अब हमारे पास सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं और इन सभी ऑप्शन में मिनिमम कॉस्ट आ रही है। अगर हमारे पास 250 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक हो तो इसका मतलब हमें 250 यूनिट्स मेंटेन करना चाहिए सेफ्टी स्टॉक। इसमें टोटल इफेक्टिव कॉस्ट मिनिमम आएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये भी स्टॉक आउट से रिलेटेड है, लेकिन ये स्टॉक आउट डिफरेंट टाइप का है। जो लास्ट क्वेश्चन 32 था उसमें स्टॉक आउट था कि हमारी कितनी डिमांड आ रही है और हम अपना कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि जो डिलीवरी टाइम है, एवरेज टाइम लगता है माल आने में, उससे मैक्सिमम से अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमारा क्या था, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। अगर आप रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम टाइम की जगह उसको कम कर देंगे तो रिस्क है पीछे से माल खत्म हो सकता है, वो वाला स्टॉक आउट कॉस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम क्यों कम रीऑर्डर लेवल बनाएंगे, रीऑर्डर लेवल क्यों हम सही कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लेट ऑर्डर करेंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट में कुछ सेविंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर PKCC लिमिटेड है, एक स्मॉल कास्टिंग यूज़ करते हैं अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में। कास्टिंग ये परचेज करते हैं फाउंड्री से और ये 54,000 कास्टिंग पर ईयर परचेज करते हैं एट ए कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग। इनका एनुअल यूसेज जो है वो 54,000 कास्टिंग है और परचेज प्राइस 800 रुपीज़ पर कास्टिंग है। कास्टिंग यूज होती है इवनली थ्रू आउट द ईयर
इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन ए 360 डेज पर ईयर बेसिस। हम एक साल में कास्टिंग पूरे साल एक जैसा यूज़ करते हैं। पूरे साल अगर हमें 54,000 कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है और हम लोग अगर 360 डेज़ की बात करें तो हमें 54,000 डिवाइड बाय 360, हमें डेली बेसिस पर 150 कास्टिंग की पर डे रिक्वायरमेंट होगी। तो ये रिक्वायरमेंट 150 पर डे की है। कंपनी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि 9,000 रुपीज़ का खर्चा एक ऑर्डर में आएगा। पी हमें 9,000 दिया हुआ है। 300 रुपीज़ टू कैरी ओपन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर ए 1 ईयर। एस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट 300 दिया हुआ है। हाई कैरिंग कॉस्ट है तो इन्हें लग रहा है कि क्यों ना हम बहुत ज़्यादा हाई कैरिंग कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इन्हें उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी कंडीशन ऐसी है कि वो ख़राब हो सकता है। इंश्योरेंस भी बहुत महंगा है। जो माल आता है फाउंड्री से जनरली 6 दिन लगते हैं, तो एवरेज टाइम है 6 डेज डिलीवरी टाइम, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज। 6 डेज में 75% केस में हमारे पास माल आ जाता है, लेकिन 10% केस में 7 दिन लग जाते हैं, 5% केस में 8 दिन लग जाते हैं, 5% केस में 9 दिन लग जाते हैं और 5% केस में 10 दिन भी लग जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या हो गया? 10 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आ जाएगा। द डेज ऑफ डिलीवरी एंड परसेंटेज ऑफ अकरिंग हमें दे रखा है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द EOQ। EOQ निकालना है। EOQ तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। 2UP/S 2 × U 54,000 P 9,000 S 300। तो फॉर्मूला लगाया हमने 1800, हमारे पास EOQ आ गया। तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड है एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड द रीऑर्डर पॉइंट। ये कह रहे हैं 15% रिस्क उठाने को तैयार है कि माल खत्म होता है तो हो जाए। देखिए, अगर हम रीऑर्डर लेवल मेंटेन करें 10 डेज का, जो कि नॉर्मल होता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज तो इसमें एवरेज यूसेज है ही 150 पर डे, वही यूज़ हो रहा है पूरे साल, तो एवरेज भी वही है, मैक्सिमम भी वही है, मिनिमम भी वही है। मैक्सिमम टाइम अगर हम 10 डेज रखें मीन्स 1500 यूनिट्स। अगर रीऑर्डर लेवल अगर हम 1500 यूनिट्स रखें तो यहाँ पर 0% रिस्क है हमारा, माल ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि हम 10 दिन का स्टॉक ऑर्डर कर रहे हैं। अगर हम लोग ये 10 डेज की बजाय 9 डेज का रीऑर्डर लेवल रखें, 9 डेज का 1350, तो हमारे पास रिस्क है, लेकिन रिस्क केवल तब है जब वो 10 दिन में माल आए। अगर वो माल 9 दिन में आ जाएगा तो कोई रिस्क नहीं है, 8 दिन में आएगा तो कोई रिस्क नहीं है, 7 दिन में आएगा तो कोई रिस्क नहीं है, 6 दिन में आएगा तो कोई रिस्क नहीं है। रिस्क केवल तब है जब आप 9 दिन पर माल मंगा रहे हो लेकिन आ रहा है 10 दिन में, और ऐसा केवल कितनी बार होगा? 5% केस में। तो 9 दिन का रीऑर्डर लेवल रखने का मतलब आपका रिस्क 5% है। अगर 10% रिस्क है, इसका मतलब या तो 10 दिन में माल आ जाए तो माल खत्म हो जाएगा, 9 दिन में आ जाए तो खत्म हो जाएगा, 5 और 5 10%। तो इसका मतलब आप 8 डेज पर रीऑर्डर लेवल कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला 15% रिस्क। 15% रिस्क मतलब आप कह रहे हो 8 दिन में आए, 9 दिन में आए, 10 दिन में आए, कोई टेंशन नहीं है, हम 7 दिन का मेंटेन करेंगे। तो 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज मानकर चलेंगे आप, तो 1050 यूनिट्स आएंगी आपकी, और 1050 यूनिट्स पर आप रीऑर्डर लेवल सेट करें। यहाँ पर रिस्क है 15%। अगर क्वेश्चन में और पूछा जाए रिस्क, और क्या पूछा जा सकता है, तो 20% रिस्क नहीं पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि 5, 5, 5, 15 के बाद नेक्स्ट परसेंटेज है 10। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो पूछा नहीं है मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ,
25% रिस्क लेने को तैयार है, इसका मतलब 75% उनके पास माल टाइम पर आ जाएगा, विच इज 6 डेज। तो अगर हम 6 डेज का अपने पास रीऑर्डर लेवल रखें 900 यूनिट्स, तो हमारे पास 25% का रिस्क है माल खत्म होने का। तो आपको पता चल गया थर्ड सिचुएशन में क्या आंसर आया, 5% रिस्क है। फिर सेकेंड पार्ट में 15% रिस्क है, तो हमने 15% रिस्क पर आंसर निकाल दिया 1050 यूनिट्स। यहां लिखा है एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। देखिए अभी अभी हमने देखा 15% रिस्क पर 15% रिस्क पर रीऑर्डर लेवल हमने निकाला। 15% रिस्क पर रीऑर्डर लेवल हमने निकाला कितना, 15% रिस्क पर रीऑर्डर लेवल हमने निकाला 1050 यूनिट्स। अगर हमें रीऑर्डर लेवल पता है तो हमसे दूसरी बात क्या पूछी जा रही है यहाँ पर, मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक किसे कहते हैं, मिनिमम स्टॉक को। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल इज 1050, एवरेज यूसेज हमारा 150 है और एवरेज टाइम 6 डेज का है। तो 1050 माइनस 900 150 यूनिट्स। तो सेफ्टी स्टॉक इस सिचुएशन में 150 यूनिट्स हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट में पूछा है 5% अगर हम आउट ऑफ स्टॉक होने को तैयार हैं तो क्या होगा। 5% रिस्क के लिए हम लोगों ने निकाला था, 5% रिस्क के लिए रीऑर्डर लेवल 1350 और सेफ्टी स्टॉक क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल 1350, एवरेज यूसेज 150, एवरेज टाइम इज 6। 1350 माइनस 900 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स हमारा आ गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, फोर्थ पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है एज्यूम करिए 5% स्टॉक आउट रिस्क है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या आएगी। 5% रिस्क है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला याद है, भूल गए, U अपॉन Q0 इंटू P। U अपॉन Q0 इंटू P। U क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी 54,000 और EOQ है 1800। 54,000 डिवाइड बाय 1800 इंटू P। P निकाला था हम लोगों ने, क्वेश्चन में P दिया हुआ था 9,000 रुपीज एक ऑर्डर की कॉस्ट। सो 54,000 डिवाइड बाय 1800 इंटू 9,000, 2,70,000 रुपीज़ हमारा आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज यूनिट्स इनटू एस। एवरेज यूनिट्स हम क्या लेते थे, Q0/2, लेकिन वहाँ Q0/2 कब होता था, जब कोई सेफ्टी स्टॉक ना हो। लेकिन यहाँ पर तो सेफ्टी स्टॉक भी है, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम स्टॉक है 450 यूनिट्स, तो उस 450 यूनिट्स को भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा एवरेज स्टॉक निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है हमारा, मिनिमम स्टॉक प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। पहले क्वेश्चन में हम केवल
रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ करते थे क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं होता था, लेकिन अब मिनिमम स्टॉक लेवल है। हम ये कैलकुलेट करें 5% रिस्क पर, 5% रिस्क पर मिनिमम स्टॉक है 450, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 450 प्लस ऑर्डर साइज 1800/2। सो एवरेज यूनिट्स विल बी इन प्लेस ऑफ फॉर्मूला Q0/2 हमें लगाना पड़ेगा ये 900 प्लस 450, तो हमारी एवरेज यूनिट्स हो जाएंगी 1350। एक यूनिट को रखने का एक्सपेंस 300, तो 1350 इंटू 300 4,05,000। टोटल कॉस्ट विल बी 6,75,000। तो 6,75,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। इसमें लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है रिफर टू द ओरिजिनल डाटा assume the using process re-engineering the company reduces its cost of placing a order 600। जो हमारी 9,000 की कॉस्ट है वो 600 हो गई है। इसके अलावा जो हमारा यूनिट इनएफिशिएंसी हो गई है और वेस्टेज हो गई है, अगर उन सबको भी जो पहले हम कंसीडर नहीं करते थे उसको भी अगर हम अब कंसीडर करें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट 300 से बढ़कर 720 हो गई है। तो हमारी 9,000 से कम होकर P हो गई है 600, S हमारी 300 से बढ़कर 720 हो गई है। ये कह रहे हैं नया EOQ निकालिए, तो फिफ्थ का A पार्ट में न्यू EOQ निकालना है 2UP/S अंडर रूट में 2 × 54,000 × 600/720 अंडर रूट, तो हमारे पास नया EOQ आ जाएगा 300 यूनिट्स। फिर पूछा है हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर इन कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी। देखिए ओल्ड पॉलिसी में हमारा EOQ था 1800, तो 54,000 यूनिट्स के कंपेयर में हमारे पास 1800 यूनिट्स थी, तो हम लोग जो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर रहे थे वो कर रहे थे 54,000 डिवाइड बाय 1800, 30 ऑर्डर्स कर रहे थे हम एक साल में। एक साल में 30 ऑर्डर, इसका मतलब एक ऑर्डर हम 360 दिन में 30 ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब हमें हर 12 दिनों में ऑर्डर कर रहे थे, हर 12 दिन के बाद ऑर्डर कर रहे थे पुरानी पॉलिसी में। अब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे नई पॉलिसी में 54,000 यूनिट्स खरीदनी है और एक ऑर्डर साइज है 300, तो हमारे 180 ऑर्डर्स हो जाएंगे इन 1 ईयर ऑफ 360 डेज। इसका मतलब आफ्टर एवरी 2 डेज हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जो पुरानी इन्वेंट्री है वहाँ पर हमें क्या ऑर्डर करना था 12 दिन के बाद, और जो नई इन्वेंट्री है वहाँ पर ऑर्डर करना है हमें 2 दिन के बाद। ये दोनों में डिफरेंस है जो हमारे को लास्ट पार्ट में पूछा था। क्वेश्चन 33 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। ये सारी रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की। अब हमारे पास नया टॉपिक आया है जिसका नाम है कंट्रोल रेशोज। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल रेशोज। जैसे कि हमारा चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल, तो इस चैप्टर के अंदर हमें मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। और मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितना हमारा स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं हो रहा। ये पता लगाने के लिए हम लोगों के पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का पता लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा अगर ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और स्टॉक हमारा कम मेंटेन हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा मेंटेन्ड है। और एक इनपुट आउटपुट रेशो होता है जो हमें बताता है कि हम आउटपुट के लिए कितने % इनपुट कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। रेशो एनालिसिस क्लास 11th में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें जनरली हमारा मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आता है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि इन्वेंट्री का जो कंजम्पशन है और स्टॉक का क्या आपस में रिलेशनशिप है। इन केस हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है
और स्टॉक मेंटेन कम हो रहा है तो ये हमारा टर्नओवर रेशो ज़्यादा आ जाएगा। मटेरियल टर्नओवर मीन्स मटेरियल का बार बार बदलना। तो एक पीरियड में विच इज़ जनरली 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितनी बार माल चेंज हो गया है, मटेरियल चेंज हो गया है, ये हमें पता चलेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंट्री इज रोटेटेड थ्रू आउट द पीरियड। माल कितनी बार चेंज हो गया है, पहले हमने माल खरीदा, कंज्यूम हो गया, फिर खरीदा, फिर कंज्यूम हो गया, ऐसा साल में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितनी बार हो रहा है। दिस रेशियो इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्रीज। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में 3 कॉस्ट पढ़ी थी, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी अगर इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा मेंटेन्ड है। तो अगर ये रेशो कम आएगा इट मीन्स स्टॉक ज़्यादा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो उसे थोड़ा रिड्यूस करेंगे। इफ ए रिवीजन ऑफ स्टोर लेवल इज कॉल्ड फॉर, एप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी प्रॉम्प्टली टेकन टू रिवाइज ऑर्डिनरी क्वांटिटीज। हमें चेंज करना पड़ेगा इन केस स्टॉक कम या ज़्यादा यूज हो रहा है। मटेरियल टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये आंसर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स में, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स। तो अगर 12 टाइम्स आया है इसका मतलब 1 ईयर में हमने 12 टाइम्स इसको यूज किया है। या हम ये कह सकते हैं एवरी 1 मंथ, आफ्टर एवरी 1 मंथ वी हैव टू परचेज गुड्स, क्योंकि वो यूज हो जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर में बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ डेज, जिसे हम मटेरियल टर्नओवर इन डेज के अलावा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। हमारे पास इन्वेंट्री कितने समय तक रहती है कंज्यूम होने से पहले। अगर सपोज 12 टाइम्स आया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका मतलब आफ्टर एवरी 1 मंथ हम यूज करते हैं, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 1 मंथ हो जाएगा। अगर इसे 365 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशो, तो ये डेज में आंसर आएगा। हम 12 मंथ्स ले लेंगे तो आंसर मंथ्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हमें कि कैलकुलेट करिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 2 आइटम है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, और आप अपने कमेंट दीजिए इस पर। यहां पर हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, कितना कंज्यूम्ड है, 10 + 52 62 माइनस 6000 56,000, 8 + 27 35,000 माइनस 10 25,000। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सो 10,000 प्लस 6,000 अपॉन 2, 8,000, 8,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2, 9,000। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है फॉर्मूला, इन्वेंट्री या मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो प्रोडक्ट मटेरियल ए का क्या आ गया, कंज्यूम्ड 56,000 डिवाइड बाय 8,000, इसमें क्या आ गया 25,000 डिवाइड बाय 9,000। तो ये एक 7 टाइम्स आ गया और ये 2.78 टाइम्स। अब हमें ये पता लगाना है कितने टाइम के बाद में हमने इसको यूज कर लिया, या हमारे पास यूज होने से पहले वो कितने टाइम तक रहता है, उसे हमने क्या नाम देना है, मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अगर हमें डेज में चाहिए
तो 365 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 52 डेज, क्योंकि फॉर्मूला है 365 अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशो, और ये 365 डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशो विच इज 2.78, तो हमारा आंसर आ जाएगा 131 डेज। अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा मटेरियल ए है वो 52 डेज के बाद में यूज़ हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास वन टाइम में 52 डेज का स्टॉक मेंटेन्ड रहता है, और जो मटेरियल बी है वो 131 डेज तक रहता है हमारे पास कंज्यूम होने से पहले। तो 131 डेज मतलब लगभग हमारे पास 4 महीने से भी ज़्यादा का स्टॉक मेंटेन रहता है। तो हम ये कह सकते हैं बी इज़ स्लो मूविंग और ए इज़ फास्ट मूविंग, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो जो बी स्टॉक है हम उसके स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे तो सेविंग हो सकती है इंटरेस्ट की। तो कमेंट करना था, तो कमेंट यही कि है कि बी स्लो मूविंग है इन कंपेयर टू मटेरियल ए, ज़्यादा समय तक हमारे पास रहता है, तो या तो इसका कंजम्पशन बढ़े, और नहीं बढ़ता तो हम इसके स्टॉक को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ लिखा है कि मटेरियल एक्स है हमारे पास और ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, नंबर ऑफ डेज। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे बताया था? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, और एवरेज स्टॉक कैसे बताया था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री इज 90,000 प्लस 1,10,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सो 2,50,000 अपॉन 1 लाख, इट मीन्स 2.5 टाइम्स। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का 2.5 टाइम्स। सेकेंड आंसर हमसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ डेज, कितने समय तक हमारे पास ये रहता है। नंबर ऑफ डेज होल्डिंग के कितने हैं? तो 365 डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइड बाय 2.5, 146 डेज। तो ये कंज्यूम होने से पहले हमारे पास 146 डेज के लिए रहता है। तो ये हमारा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या मटेरियल टर्नओवर रेशो, जो हमें कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। सेकंड हमारे पास इनपुट आउटपुट रेशो है। इनपुट आउटपुट रेशो हमें बताएगा कि रॉ मटेरियल कितना यूज होगा आउटपुट करने के लिए। अगर सपोज आपको आउटपुट करना है, माल बनाना है 100 यूनिट्स, और आपको ये कुछ माल खराब भी हो जाता है, तो अगर आप रॉ मटेरियल को 100 यूनिट्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आउटपुट 100 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ज़्यादा माल लगाना पड़ेगा। कितना इनपुट करना पड़ेगा? इसके लिए हम इनपुट आउटपुट रेशो निकाल लेते हैं, तो हमें पहले से ही पता चलेगा 100% 100 यूनिट्स चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट रेशो एक रेशो है रॉ मटेरियल का, जो हमें बताता है कि आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल का यूज़ करना है। रेशो हमें यूज़ करने के लिए बारे में बताएगा, और अगर हमारा इनपुट आउटपुट रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा माल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी तभी इनपुट ज़्यादा हो जाएगा।
हम एक स्टैंडर्ड रेशो, हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता होगा कि इनपुट और आउटपुट का स्टैंडर्ड रेशो क्या है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। और अगर हमने कोई नया माल किसी नए सप्लायर से परचेज किया है और उसका इनपुट आउटपुट रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो माल ज़्यादा खराब हो रहा है, वेस्टेज ज़्यादा है उसमें। हम पहले से सोचेंगे कि हमारा इनपुट आउटपुट रेशो क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने सोचा है कि 100 यूनिट्स आउटपुट के लिए इनपुट 110 होनी चाहिए, इसका मतलब 10% एक्स्ट्रा। अब सपोज हम लोगों ने इनपुट 110 किया तो आउटपुट कितना होना चाहिए 100। अगर 100 से कम आउटपुट आया, इसका मतलब या तो माल खराब है या वर्कर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। इनपुट आउटपुट रेशियो हमें कॉस्ट कंट्रोल करने के काम आएगा। इफ द एक्चुअल रेशियो इज हायर देन द स्टैंडर्ड रेशियो, जैसे मैंने अभी बताया ज़्यादा माल लग रहा है, तब परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर टू बी बिलो द स्टैंडर्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा स्टैंडर्ड रेशियो से ज़्यादा रेशियो आ रहा है, इसका मतलब हम ज़्यादा माल लगा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड हमारा बताएगा कितना माल लगाना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर हम कम माल लगाकर ज़्यादा इनपुट करेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, बहुत सिंपल है, नाम के हिसाब से इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100। ये रेशो बहुत जगह काम आ सकता है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में, मिल वगैरह में, ऑयल इंडस्ट्री में, कि हमें इतना सीड से इतना आउटपुट या ऑयल निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल ए है, रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन द केमिकल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर केजी, इनपुट आउटपुट रेशियो इज 125% ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल। ये मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अब अवेलेबल नहीं है तो हमें ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो इसके दो सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हैं, मटेरियल A1 और मटेरियल A2। मटेरियल A1 15 रुपीज़ पर केजी है, मटेरियल A2 11 रुपीज़, और इनके इनपुट आउटपुट रेशो अलग अलग है। हमें इनपुट आउटपुट रेशो देखकर पता चल रहा है कि A1 मटेरियल का जो इनपुट आउटपुट रेशो 110 है और A2 का 140 है। इसका मतलब A2 जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, लेकिन वो सस्ता भी है। तो अब हमें कंपैरिजन करके पता लगाना है कि अल्टीमेटली किसकी कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। हमें रिकमेंड करना है कि कौन सा ग्रेड हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम ये कॉमन आउटपुट लेते हैं। लेट द आउटपुट हमें कितनी चाहिए, 100 kg चाहिए आउटपुट। अब अगर हमें 100 kg आउटपुट चाहिए तो A1 हमें कितना इनपुट करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट रेशियो से पता चल जाएगा। 110% ऑफ आउटपुट मीन्स 110 kg हमें लगाना पड़ेगा, और उसका रेट क्या है 15 रुपीज़। A1 इनपुट होगा 110% ऑफ 100 मीन्स 100 kg आउटपुट के लिए 110 kg इनपुट करना पड़ेगा। मटेरियल A1 जो 15 रुपये के हिसाब से आएगा 1650 का। प्रोडक्ट A2, रॉ मटेरियल A2 हमारा 140% लगेगा आउटपुट का। इट मीन्स ये हमारा 140 kg आएगा और इसका रेट है 11 रुपीज़। तो 140 11 के हिसाब से आएगा 1540 का। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो सस्ता पड़ रहा है वो पड़ रहा है प्रोडक्ट A2 विच इज़ चीपर देन मटेरियल A1। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट A2 परचेज करना चाहिए। तो इन दोनों में से सस्ता हमारे पास A2 था। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारा वो 3 सक्सेसिव ऑपरेशन से जाता है। इसका मतलब 3 प्रोसेसेस हैं जिस पर वो काम होता है और रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है। ऑपरेशन नंबर 1 2 3 3 ऑपरेशन करने होते हैं। हमारे को पास डाटा बता रखा है किसी पर्टिकुलर मंथ में कि हमारे पास ऑपरेशन नंबर 1 में 60,000 यूनिट इनपुट किया तो हमारा आउटपुट आया 40,000 यूनिट्स। इसका मतलब इनपुट आउटपुट रेशो क्या हुआ, हम इनपुट आउटपुट रेशो निकाल सकते हैं। 60,000
डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, इट मीन्स 150%। ऑपरेशन नंबर 2, हमें 66,000 यूनिट्स हैं और 60,000 हमारा आउटपुट है, इनपुट 66,000 है, 110%। और ऑपरेशन नंबर 3, इनपुट इज 48,000, आउटपुट इज 40,000, 120%। तो हमने तीनों प्रोसेसेस में अलग अलग पता लगा लिया कि इनपुट आउटपुट रेशो क्या है। रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ऑपरेशन in number of pieces in order to obtain finished output of 100 pieces after the last operation। मतलब तो रिक्वायरमेंट है कि हमें 100 पीसेस फाइनली चाहिए, तो कितना इनपुट करना पड़ेगा फर्स्ट प्रोसेस में। हमें 1 और 2 का इनपुट आउटपुट रेशो पता है, 2 से 3 का इनपुट आउटपुट रेशो मालूम है हमें, और 3 से फिनिश गुड्स का इनपुट आउटपुट रेशो हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये तीनों इनपुट आउटपुट रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमें फाइनल आउटपुट चाहिए 100 यूनिट्स का, तो इनपुट कितना करना पड़ेगा। तो हमें इनपुट आउटपुट रेशो से क्या पता चलता है, आउटपुट के लिए कितना इनपुट चाहिए। अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रोसेस और उसके बाद फिनिश गुड्स पर जाएं, तो आउटपुट कहाँ से आएगा, फर्स्ट प्रोसेस से फाइनल आउटपुट आएगा या फिनिश गुड्स का थर्ड से आएगा। तो आंसर इज थर्ड से हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा रिवर्स, थर्ड से। तो थर्ड ऑपरेशन का जो आउटपुट है वो है 100 पीसेस, 100 यूनिट्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आउटपुट है थर्ड प्रोसेस का 100 यूनिट्स। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं इनपुट ऑफ थर्ड ऑपरेशन कितना होगा। इनपुट आउटपुट रेशो कितना है, 120%। इसका मतलब 120 यूनिट्स हमारा थर्ड प्रोसेस में, थर्ड ऑपरेशन में इनपुट करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड ऑपरेशन में 120 यूनिट्स लगाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 100 यूनिट्स। आपको मालूम है इनपुट कहाँ से आएगा थर्ड में, सेकेंड से। ये है आउटपुट ऑफ सेकेंड ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑफ सेकेंड ऑपरेशन क्या है, 120 यूनिट्स। तो क्या हम इनपुट का पता लगा सकते हैं, इनपुट आउटपुट रेशो सेकेंड का क्या है, 110%, हमने ये कैलकुलेट किया था। और 110% ऑफ 120 यूनिट्स, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इनपुट करना है, 132 यूनिट्स। तो अब सेकेंड में इनपुट 132 यूनिट्स हैं। ये कहाँ से आएगा, प्रोसेस या ऑपरेशन 1 का आउटपुट 132 यूनिट्स। तो इनपुट कितना होगा, इनपुट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन 132 इंटू 150%, जो हमारा इनपुट आउटपुट रेशो प्रोसेस या ऑपरेशन 1 का है। इसमें हम 150% कैलकुलेट कर देंगे, विच इज़ 198 यूनिट्स। इट मीन्स अगर हमें फाइनल आउटपुट चाहिए 100 यूनिट्स, तो हमें ऑपरेशन नंबर 1 में 198 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो फाइनल इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ ऑपरेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, कंबाइन इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट इज 198, आउटपुट इज 100, सो 198%। अगर आपको 100 यूनिट्स चाहिए आउटपुट थर्ड ऑपरेशन में, तो फर्स्ट ऑपरेशन में आपको कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 198%।
तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, 198 यूनिट्स लगाना पड़ेगा। सेकंड में हमसे पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और इन्फॉर्मेशन है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेट 0.1 kg है और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है 20 रुपीज़ पर kg। फिनिश्ड गुड्स का वेट कितना है? 0.1 kg। रेट कितना है? 20 रुपीज़ पर kg। अगर हमारा फिनिश गुड्स का वेट 0.1 kg या 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो हमें पता है रॉ मटेरियल कितना लगाना पड़ेगा। अभी अभी हमने देखा 198%, तो रॉ मटेरियल इनपुट होगा 0.198 kg और रेट है 20। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी आएगी रॉ मटेरियल की? एक यूनिट के लिए हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी 3 रुपीज़ 96 पैसा। तो 3 रुपये 96 पैसे, 3 रुपीज़ 96 पैसा हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आएगी, जो हमें लगाना पड़ेगा इनपुट एक फिनिश गुड्स के आउटपुट के लिए। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है ABC टेक्निक। यहाँ पर A, B और C कैटेगरी में हम अपने मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं। जहाँ मटेरियल A बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा रॉ मटेरियल, और C बहुत ही सस्ता होगा, B मॉडरेट होगा। इसे हम एक एग्जांपल से सीख सकते हैं। जैसे ज्वेलरी शॉप है और उस ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर्स के पास डायमंड भी है, गोल्ड भी है और सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी हैं। सबसे महंगा क्या होगा? ऑब्वियसली डायमंड्स। तो डायमंड्स का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, क्योंकि डायमंड्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं। तो कैटेगरी ए में वो किसे डालेगा? डायमंड को। कैटेगरी बी में क्या आएगा? गोल्ड, जो वैल्यू में भी ठीक ठाक है और क्वांटिटी में भी ठीक ठाक है। इन कंपेयर टू डायमंड्स, गोल्ड को कम जगह लेनी पड़ेगी या ज़्यादा जगह लेनी पड़ेगी? तो डायमंड कम जगह में आ जाएगा लेकिन महंगा ज़्यादा होगा। गोल्ड इन कंपेयर टू डायमंड सस्ता है और ज़्यादा जगह लेगा। तो आपस में देखें तो ए कैटेगरी हो गई डायमंड्स की और बी कैटेगरी हो गई गोल्ड की। अब गोल्ड और सिल्वर में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। इस वजह से जगह और ज़्यादा लेगा और इन कंपेयर टू गोल्ड बहुत सस्ता होगा। तो सी कैटेगरी में किसे डाल देगा? ज्वेलर सिल्वर को। अब जब भी कोई कस्टमर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान ऐसे प्रोडक्ट पर रखेंगे जो डायमंड और गोल्ड के हैं। सिल्वर के प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा इन कंपेयर टू अदर्स। उससे क्या होगा कि डायमंड और गोल्ड को हल्का सा भी इधर उधर होते ही उसमें बहुत बड़ा लॉस होने की उम्मीद है। हम इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल बिजनेस में देखें, जहाँ पर रॉ मटेरियल 2-3 टाइप की बजाय 10, 20, 500, 1000 टाइप का हो सकता है। इन्वेंट्री में अलग अलग टाइप का मटेरियल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कैटेगरी ए में एक ही आइटम हो, बी में एक ही आइटम हो और सी में एक ही आइटम हो। आप कैटेगरी ए में एक से ज़्यादा आइटम रख सकते हैं जो बहुत महंगा होगा, बी में थोड़ा कम और सी में और सस्ता सामान रखा जा सकता है। हम इसको एक और शॉप के एग्जांपल से लें। जैसे एक किराने की दुकान है जहाँ पर आपको डेली नीड्स का सामान मिलता है। वहाँ पर आपको आटा भी मिलता है, चावल भी मिलता है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो उस शॉप पर अगर आप जाएंगे तो वो ड्राई फ्रूट्स को बहुत ध्यान से संभाल कर रखेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट उसकी शॉप पे काफ़ी महंगा होगा। केसर बहुत महंगा आता है तो वो महंगा थोड़ा सा ध्यान से रखेगा। और उस शॉप के बाहर देखेंगे तो झाड़ू रखे हुए होते हैं। तो झाड़ू बहुत सस्ती चीज़ें हैं तो वो बाहर भी रख देता है, कोई उसे आराम से उठाकर लेकर नहीं जाएगा। वहीं पर दाल, चीनी, आटा वगैरह एक मॉडरेट है उस शॉप के लिए, तो वो बी कैटेगरी में आ जाएगा। ए कैटेगरी में वो ड्राई फ्रूट्स को रख सकता है और सी कैटेगरी में झाड़ू वगैरह टाइप की सस्ती चीज़ें रख सकता है। तो हम बेसिक आइडिया समझ में आया कि हम ए बी सी कैटेगरी में कैसे चीज़ों को डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखा है ABC मेथड एक एनालिटिकल मेथड है स्टॉक कंट्रोल करने के लिए,
जो हमारे को एफर्ट को अटेंशन हमारा ज़्यादा किस पर देना है इसको हमें बताएगा। इस टेक्निक में जो भी मटेरियल हमारे पास है उसे 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर देते हैं। कैटेगरी ए में आइटम्स कम होती हैं बट इट कंबाइंड वैल्यू इज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक वैल्यू। आइटम नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगी, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बी कैटेगरी में कम इम्पोर्टेंट होगी इन कंपेयर टू ए, और सी कैटेगरी में आइटम्स बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। एक इंडिकेशन हम देख सकते हैं कैटेगरी ए में से हम 60 to 75% वैल्यू की आइटम्स को रखें। ये एक इंडिकेशन है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 60 to 75% की जगह किसी बिजनेस में 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, या 80-90% भी हो सकता है। डिपेंड करेगा उस इंडस्ट्री में कि कितनी आइटम ए कैटेगरी में आती हैं। बट क्वांटिटी में हमने एक एग्जांपल के लिए जो जनरली यूज होता है 10 to 15% क्वांटिटी हमने लेना है ए कैटेगरी में, लेकिन अगेन ये 5% भी हो सकता है और बढ़ के 25, 30, 40, 50% तक भी हो सकता है। एक बेसिक आइडिया है ये जो हम पढ़ रहे हैं। कैटेगरी बी में ऑन एन एवरेज 20, 30, 40% के आसपास वैल्यू और क्वांटिटी आएगी, और कैटेगरी सी में वैल्यू बहुत ही कम होगी 5-10% के आसपास, और जो क्वांटिटी होगी इसमें 60, 70, 80, 90% तक भी जा सकती है। हम इसको एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ए कैटेगरी के अंदर लगभग 15% आइटम ली हैं और वैल्यू 70% आ गई है। बी कैटेगरी में 15 से 50 मतलब 35% आई है आइटम्स और वैल्यू 20% आई है, और सी में हमने 50% क्वांटिटी ली है और वैल्यू केवल 10% ली है। एक और ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा समझने के लिए बार डायग्राम, इसमें हमारी ए कैटेगरी में 15% क्वांटिटी है लेकिन वैल्यू 70% है। यहाँ पर 30 बी कैटेगरी में 30% क्वांटिटी, वैल्यू 20%, और सी कैटेगरी में 55% क्वांटिटी है और वैल्यू 10% है। यहाँ पर डायग्राम में 35 और 50% था, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में, यहाँ डायग्राम में थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कहा ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है जो चेंज हो सकता है। दिस इज द सेलेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, और ये डिफरेंट इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम कंट्रोल ए कैटेगरी की आइटम पर रहेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमें हैवी लॉस हो सकता है। नॉर्मल कंट्रोल रहेगा बी पर, हैवी मैक्सिमम कंट्रोल ए पर, नॉर्मल कंट्रोल बी पर, और कैटेगरी सी पर हम सिंपल कंट्रोल, बहुत नॉर्मल नॉमिनल कंट्रोल रखेंगे। दो एबीसी टेक्निक इज ए गुड टेक्निक बट इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। सर्टेन आइटम ऑफ इन्वेंट्री में बी इनएक्सपेंसिव बट मे बी क्रिटिकल टू द प्रोडक्ट एंड कैन नॉट बी इजीली ऑब्टेन, तो उसका भी हम स्पेशल अटेंड देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको ए मान सकते हैं इवन दो उसकी वैल्यू कम है फिर भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा है, वैल्यू वाइज नहीं, यूज वाइज। Although not perfect, the ABC system is an excellent method for determining the degree of inventory control effort required to expand each item of inventory. बहुत सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आ जाता है सबको। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि ABC प्लान को यूज़ करते हैं। कैटेगरी ए में हम 4500 और उससे ज़्यादा की टोटल वैल्यू वाली आइटम्स को डालेंगे। बी कैटेगरी में 2001 से 449 वाली और 4499, और कैटेगरी सी में हम अप टू 2000 रुपीज़ की आइटम डालेंगे। इसमें टोटल वैल्यू लिखा है, हमें आइटम नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें स्टॉक इन यूनिट्स और यूनिट रेट है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम सॉल्यूशन में आइटम नंबर लिख लेंगे, स्टॉक इन यूनिट्स लिख लेंगे, यूनिट रेट लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके। तो 500 × 6 3000,
1000 इंटू 5 5000, 500 इंटू 11 5500। इस तरीके से हम इसको वैल्यू को लिख लेंगे। फाइव हंड्रेड इंटू 2.6 ये हो जाएगा 1300, 4500 एंड 3500 इंटू 0.4 1400, 3500 इंटू 0.4 1400 और इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल वैल्यू हमें पता चल रहा है, इसकी टोटल वैल्यू क्या है, तो 3000 प्लस 5000 प्लस 5500 हम इन सब का सम कर लेंगे। तो इसका सम आ जाएगा हमारे पास 30,000। तो टोटल वैल्यू अलग अलग आइटम नंबर की हमने कैलकुलेट कर ली और हमने ये पता लगा लिया कि इसकी टोटल वैल्यू 30,000 है। अब हमें डिवाइड करना है हर एक आइटम को कैटेगरी ए बी सी में। तो वैल्यू वाइज हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जहाँ पर हमें ये बताना रखा हो कौन सी कैटेगरी के लिए हमें, जैसे यहाँ पर कैटेगरी ए में हमें बता दिया 4500 से ऊपर है, अगर नहीं बताया होता तो हमें खुद चूज़ करनी पड़ती। तो वो कैसे चूज़ करते मैं वो आपको बता देता हूँ। सपोज इसी क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा कि ये कैटेगरी क्या है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे महंगा क्या है 5500, इसे हम कैटेगरी ए में ले लेते। 5000 को भी 4500, 3500, 3000, यहाँ तक 3100, यहाँ तक की आइटम को हम ए कैटेगरी में ले सकते थे। अगर हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंस को लेना चाहते तो हो सकता है कि हम अपने आप को 4500 तक रोक लेते कि 4000 से ऊपर की आइटम हमारे पास ए कैटेगरी की हो जाएगी। बी कैटेगरी के लिए हम 3000, 3500, 3100, 2400 की आइटम को ले सकते थे और बाकी सब आइटम को सी कैटेगरी की ले सकते थे हम लोग, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था। और भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम जो 1300 की आइटम है ये, इसको और 1400 की आइटम को अगर हम बी में लेते तो ये बहुत ही कम वैल्यूज़ हो जाती। खैर अब हमें ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग कि हमें क्वेश्चन में कैटेगरी ए बी सी के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें कैसे लेना है। तो ए कैटेगरी में 4500 और उससे ऊपर की आइटम लेनी है और 2000 से 4500 के बीच की आइटम बी कैटेगरी में लेंगे। तो ये आइटम हमारे पास 3000 बी में आ जाएगा। ये ए क्या है, मोर देन 4500। ये क्या है, 2000 से लेकर 4500 के बीच की वैल्यूज़ हैं और ये लेस देन 2000 है। एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो हम देख लेंगे क्या लिखा है। तो 3000 कहाँ पर आ जाएगा, बी कैटेगरी में, और 5000 कहाँ आ जाएगा, ए कैटेगरी में, 5500 ए में, 300 कहाँ पर आ जाएगा, सी कैटेगरी में, 3500 बी में, 2400 बताइए प्लीज़ हेल्प कहाँ पर आएगा, बी में, 3100 बी, 1300 सी, 4500। अब एग्जैक्ट 4500 है तो यहाँ पर लिखा है 4500 एंड अबव। तो 4500 एंड मोर देन 4500 कहाँ पर आएगा, ए में, और 1400 सी में। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 आइटम्स हो गई और टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 3 आइटम्स की 15,000। यहाँ पर 1 2 3 4 आइटम्स आ गई और इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12,000। और कैटेगरी सी में हमारे पास हो गई 1 2 3 आइटम। देखिए कैटेगरी सी में कम आइटम है
तो ये क्वेश्चन पर और इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि हमें कैटेगरी ए बी सी में से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सी कैटेगरी में क्वांटिटी जरूर बहुत ज़्यादा ही आएगी। इस क्वेश्चन में वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ए और बी में ज़्यादा आइटम्स आ गई तो सी में कम रह गई। केवल 3 आइटम्स हैं लेकिन इनकी वैल्यू काफ़ी कम है, केवल 3000 रुपीज़। अब हमें परसेंटेज भी बता देना चाहिए कि लगभग क्वांटिटी और वैल्यू का कितना परसेंटेज आया है। तो अगर हम वैल्यू का देखें तो 15,000 है आउट ऑफ 30,000, तो 50% वैल्यू कैटेगरी ए में आ गई है। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आउट ऑफ 10 आइटम्स, ये जो टोटल हैं 10 आइटम्स हैं हमारे पास, आउट ऑफ 10 आइटम्स 3 आइटम्स आई है कैटेगरी ए में, तो 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 30% आइटम्स हमारी कैटेगरी ए में क्वांटिटी वाइज आई है, लेकिन वैल्यू वाइज हमारी 50% आई है। और प्रोडक्ट बी अगर हम देखें तो प्रोडक्ट बी के अंदर वैल्यू 12,000 है आउट ऑफ 30,000, तो जो हमारा ये वैल्यू का परसेंटेज बैठता है ये 40% बैठता है। और क्वांटिटी का देखें तो 4 आइटम्स है आउट ऑफ 10, तो 40%, तो क्वांटिटी भी 40% है और वैल्यू भी 40% है। और कैटेगरी सी के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 3,000 आउट ऑफ 30,000, हमारे पास वैल्यू है 10% ओनली, और क्वांटिटी 3/10 इंटू 100, 30%। तो 30, 40 और 30% क्वांटिटी वाइज ब्रेकअप हुआ एबीसी में, और वैल्यू वाइज 50, 40 और 10%। तो एबीसी कैटेगरी में इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कैटेगरी का परसेंटेज तो भी हम कैसे करेंगे, और अगर हमें नहीं दिया है तो भी हमें अपने आप एनालाइज करके अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी ए में आएगा, कौन सा बी में और कौन सा सी में। क्वेश्चन नंबर 39 भी इसी टाइप का है। यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर 39 क्वेश्चन के अंदर हमें 15 आइटम्स हैं। 15 आइटम्स में सेम है पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 38 का था, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें ये नहीं बता रखा कि रेंज, किस रेंज में कैटेगरी ए, किस में कैटेगरी बी और किस में कैटेगरी सी को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अब हमें अपने आप सोचना पड़ेगा। यहाँ टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो 2 इंटू 40 80, 200 इंटू 5 1000, 30 इंटू 1000 30,000। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हमें खुद पता लगाना तो या तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगी या वैल्यू मॉडरेट होंगी या वैल्यू बहुत छोटी होंगी, ताकि हम बहुत आराम से एबीसी कैटेगरी में आइटम्स को डिवाइड कर सकें। आप देख पा रहे हैं या तो 80 रुपीज़ है या 30,000 है। 400, 80, 32,000, 24 इंटू 50 1200, 5 इंटू 40 200, 100 इंटू 8 800, 250 इंटू 4 1000, 120 इंटू 8 960, 140 इंटू 7 980, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 5 1000। इसका सम कर लें अगर हम, तो इन सब वैल्यूज़ का जो सम आता है वो आता है 70,000। अब हमें पता लगाना है कि कैटेगरी ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और सी में क्या आएगा। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, उसके बाद भी हमें अपने आप पता लगाना है। तो मैक्सिमम जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 32,000। इसे हम ए कैटेगरी में ले सकते हैं, इसे हम ए कैटेगरी में ले सकते हैं। अब ये 30 और 32,000 के बाद में इसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं है, तो इसका मतलब ए कैटेगरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 30,000 के बाद में जो इससे कम वैल्यू है वो थाउजेंड्स में है, 1200 है। तो नेक्स्ट आइटम 1200 है, ये कैटेगरी बी में आ जाएगा, 1000 बी में आ जाएगा, 980 बी में आ जाएगा, 960 बी कैटेगरी हो जाएगी, 1000 बी कैटेगरी हो जाएगी,
800 भी बी कैटेगरी में आ जाएगा और 1000 ये सब बी कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमारे पास बचा 80 तो ये सी कैटेगरी में आ जाएगा। 400, 80, 100 और 200 तो फिर वो टेबल इसका वैसे ही बन जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था कि ए में हम लिख देंगे ए वैली आइटम्स 30,000, 32,000। बी में हम बी कैटेगरी की वैल्यू लिख देंगे 1,000, 1,200, 800, 1,000, 960, 980 और 1,000। और जो सी कैटेगरी है उसमें 80, 400, 80, 100 और 200 इन सब का सम कर देंगे हम लोग। तो ए कैटेगरी में जो टोटल आ रहा है वो 62,000 आ रहा है, बी कैटेगरी में 6940 और जो सी कैटेगरी है हमारे पास उसमें 1060। अब इसका परसेंटेज अगर हम देखें वैल्यू वाइज परसेंटेज देखें तो 62,000 डिवाइड बाई 70,000 इंटू 100 तो ए कैटेगरी में हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 88.57% आइटम्स वैल्यू वाइज और बी कैटेगरी में बहुत कम है 9.91% ओनली और जो सी कैटेगरी है उसमें तो हमारे पास केवल 1.51% आइटम्स हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि किस तरीके से यहाँ 7+1 हमें 100% कंप्लीट करना पड़ेगा इसको तो सेट ऑफ में आ जाएगा। और क्वांटिटी वाइज तो हमारे पास 15 आइटम्स हैं, 15 में से 2 आइटम्स हमारे पास कैटेगरी ए में हैं तो हमारे पास 13.33% आइटम्स हैं और वैल्यू उसकी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पता चल रहा है ए कैटेगरी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 15 आइटम्स हमारे पास कैटेगरी बी में है तो 46.67% है और 1 2 3 4 5 आइटम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एक आइटम कहीं रह गई 800 480 200 ये 200 तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 आइटम्स हैं कैटेगरी सी में तो 6/15 40% आइटम हमारे पास कैटेगरी सी में है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ए बी सी कैटेगरी में हमें अपने आप यहाँ पर एनालाइज करके डालना है तो कैसे डालेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं रहती कि हमें बहुत मुश्किल होगा पता नहीं क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक फर्म है, यहाँ पर 5 डिफरेंट लेवल हैं इनके पास इन्वेंट्री के 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। द रिलेवेंट डिटेल्स आर सजेस्ट ए ब्रेकडाउन ऑफ देयर आइटम्स इनटू ABC कैटेगरी। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेंट्री, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें अगेन टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तो 20,000 इंटू 60 तो इसकी वैल्यू हमारे पास 12 लाख आ रही है, इसकी वैल्यू 10 लाख। थर्ड आइटम 32,000 इंटू 11 3,52,000। 28,000 इंटू 10 2,80,000। 60,000 इंटू 3.4 2,04,000 और टोटल 30,36,000। अब इसमें हमने ABC कैटेगरी में डिवाइड करना है तो हमारे पास सबसे महंगा जो माल है
अब यहाँ पर हमें सीरियल वाइज अगर हम देखें तो सबसे महंगा माल हमारे पास तो आइटम नंबर 1 है, और आइटम नंबर 2 ये सबसे महंगा है, तो आराम से इजीली ये ए कैटेगरी में आ जाएगा। और थर्ड फोर्थ ये ए आराम से हम देख सकते हैं, ये बी और ये बी, तो सी में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम थोड़ा इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी पर ध्यान दें और एक यूनिट के प्राइस पर ध्यान दें। तो आप पाएंगे कि मटेरियल आइटम नंबर 1 और 2 क्वांटिटी वाइज ठीक ठाक है, कम है, और इनके रेट भी ज़्यादा हैं पर यूनिट के, तो ये ए कैटेगरी में तो ठीक है। अब यहाँ पर बी कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो इनके रेट भी 11 और 10 पर यूनिट और यूनिट्स भी मॉडरेट हैं, तो ये बी कैटेगरी में ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो आइटम नंबर 5, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है इन कंपेयर टू आइटम नंबर 3 एंड 4, तो हमें क्या करना चाहिए, आइटम नंबर 5 को सी कैटेगरी में डालना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पता चल गया कैसे ए बी सी कैटेगरी में हमें इसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 41, एक फैक्ट्री है जहाँ पर 4000 वैरायटी है इन्वेंट्रीज की, 4000 वैरायटी है। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप का मटेरियल है। मटेरियल 1 में जहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटी 3875, क्वांटिटी है आउट ऑफ 4000 विच इज़ 96.875, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वैल्यू इसकी सबसे कम है, सी कैटेगरी। मॉडरेट क्वांटिटी मॉडरेट वैल्यू, बी कैटेगरी। लो क्वांटिटी हाई वैल्यू, ए कैटेगरी। तो ए बी सी में हमें बता देंगे, कितना इजी है।